कर लेते हैं। देखिए ये है ना, अब आपके सामने जी पेनाल्टी सर। फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी। ठीक, ये यहाँ जी। पर दे दिया इसने। है, लेकिन बहुत कम सज़ा है। क्योंकि सज़ा कम क्यों है? क्योंकि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है। तो जी सर। अंग्रेज चाहते ही नहीं थे कि हाँ उनके पुलिस को कोई सज़ा दे। क्योंकि पुलिस को सज़ा हम्म। देने लगेगा तो फिर पुलिस आगे काम ही नहीं करेगा। मतलब उनका ऐसा सोच था, थिंकिंग था। उनको पुलिस से डराना था। उस समय पुलिस स्टेट था। देखिए कितना तो सर हमारे होता भारत है। में अभी तक यही पुलिस एक्ट चल रहा है? यही पुलिस एक्ट चल रहा है। कोई अमेंडमेंट्स भी नहीं हुई? नहीं, इसमें एक आया था 2007 वाला, अभी उसका अपडेट अभी आपको देंगे बाद में, वो भी बताएंगे, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। अब जैसे बीएनएसएस में आपको, सॉरी, बीएनएस में बता दिया 198। ठीक। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। अब वो भी बताएंगे, उसका भी कहानी, पूरा कहानी बताएंगे। पहले ये वाला आप तसल्ली से समझ लीजिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम्म। करके, अब ये जो सेक्शन है 198 कहीं भी कभी भी लग जाता है। क्योंकि हम्म। अब ये जैसे अभी सागरपुर वाला केस आपने देखा होगा, न्यूज़ में आया अभी, कल परसों से चल रहा है। एक कौन सा लड़की, सर? ये सागरपुर, सागर थाना है या सागरपुर थाना है, ये दिल्ली का। जिसमें एक लड़की है जो कि रेप विक्टिम अपने आप को बता रही है, और वो गई थी एफआईआर लिखवाने के लिए। तो वहाँ का जो एसएचओ है वो कहता है कि तुम अपना वो लेके आओ, एविडेंस लेके आओ, वीडियो प्रूफ। अब रेप हम्म। का एविडेंस कैसे लाएगा कोई वीडियो प्रूफ, बताइए। सही बात है सर। तो ये बात उसने रिकॉर्ड कर ली। तब उसने हम्म। जब ज़्यादा ज़बरदस्ती करी तो उसने बोला कि मेरे को मेरे वकील से बात करने दो। तो दो वहाँ पर रहती है एसआई महिला, वो कहती है कि हम वकील को घुसने नहीं देते हैं, वकील दो कौड़ी के होते हैं। वकील को तो ओके। हमारा संतरी ही घर से भगा दे, हमारे दरवाजे से वकील भगा दे, मतलब संतरी ही वकील को भगा दे। वकील तुम्हें गलत सजेशन देते हैं, उनको सिर्फ पैसे की भूख होती है, सिर्फ पैसा पैसा लेते हैं। ये वाली ओहो हो। बात हो, ये सारी बातें बताई। हम्म। तो सब रिकॉर्ड हो गया। और किसी तरीके से उसने आगे भेज दी, वकील को भेजी, कहाँ भेजी, पूरा आग लगा हुआ है इस मैटर पर लेके। तो ऐसे मतलब पुलिस के दिमाग में वकीलों के प्रति कितना नफरत भरा हुआ है, ये चीज़ समझ में आती है। जी। और ऐसा तो उनको, और सही बात है कि इतना भी बोल पा रहे हैं वो भी वकीलों की वजह से बोल पा रहे हैं। सही अगर बात है सर। अगर रूट देख लिया जाए तो इंडिया को आज़ाद कराने में सारे वकील ही थे। ना आज़ाद होते इनके बाप दादा, ना तो ये ऐसे बैठ के छाती पे मूंग दलते, वो कहते हैं ना, ऐसा बोल पाते। लेकिन इनको क्या समझ में आता है, ये तो अपना वही है ना। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बेटे की जिद रहती है कि गाड़ी खरीद दो, बीवी की शौक होती है कि साड़ी खरीद दो, और ये सब उसके लिए करते हैं ये, झूठ सच बोलना। जी वरना सर कमा के बिल्कुल। अकेले, अकेले कमा के करेंगे क्या, कितना ही कमा लेंगे। जी। वो तो किसी भी होटल में बैठ जाए तो फ्री में खा के चले आए, भाई ऐसे अच्छो बिल्कुल है। सही कहा सर, आपने बिल्कुल सही हाँ, कहा। किसी होटल में चले जाएं, हॉस्पिटल में चले जाएं, सब फ्री में इलाज हो जाए, खाना फ्री में मिल जाए, सब कुछ। वो तो बीवी बच्चे के चक्कर में इतना पाप कर रहे हैं, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनता उनको पाप करने का। देखिए इसमें जो है ना पता ट्वेंटी नहीं सर, नाइन मुझे तो ऐसे लगता है एक दो बार तो ये मजबूरी से करते हैं, उसके बाद इनके शौक ही हो जाते हैं, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा कमा के लाएगा। बस 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 बस, ये बहुत मतलब अब तो एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है एकदम। अभी तो मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ, मेरा जानने वाला है। वो कहता है कि हम तो इसलिए तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी अभी जॉब में है, लेकिन उसका शौक है कि मैं रिश्वत लूँ। अब रिश्वत के लिए उधर होगा कि तैयारी कर रहा है, उसका सोच ही ऐसा है, बताइए। अब उसको हम्म। क्या कर सकता है कोई। अब वो बनेगा तो लूटपाट मचाएगा ही मचाएगा, और जल्दी चला भी जाएगा, ये बात भी तय है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। एमपी के कुछ लोग हैं, वो भी संपर्क में थे, तो वो भी यही कहते थे कि हम लोग के यहाँ तो बस रिश्वत से लोग घर बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और सही बात है, कमा कमा के लोगों ने जमा कर लिए, वो चीज़ हो रही थी। खैर चलिए, धीरे धीरे उनका कमाया हुआ उनको मुबारक, हम लोग तो मेहनत से ही कमाते हैं भाई। यहाँ हम्म। देखिए इसमें जो है ना सेक्शन 29 जो है, ये अपना। सर वो दिल्ली केस में लड़की का क्या नाम है? क्या लड़की का केस है नाम सर थोड़ी वो? आएगा मैडम, वो तो नहीं आएगा, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, जस्ट ए सेकंड, इसको पॉज करके। हाजिर, लाइन हाजिर क्या होता है? लाइन हाजिर का मतलब एक थाने से उठा के दूसरे थाने में भेज देना। अब सड़ी हुई हम्म। मछली को एक टोकरी से निकाल के दूसरी टोकरी में डाल देगा, तो सड़ा हुआ तो सड़ा ही देगा पूरा टोकरी को, चाहे आप कहीं भी किसी भी थाने में मुंह डाल दो या टोकरी में डाल दो। तो तो सर वो आपका, लड़की फिर जीरो एफआईआर भी तो करवा सकती थी, अगर वो अब थानेदार वो नहीं सुन रहा था तो किसी दूसरे थाने में अब जाके वो करवा तो देती। खैर, अब उस पर तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो भी है, अब करवा सकती थी, नहीं करवा सकती थी, अब लेकिन जो भी है, लेकिन उसने वकीलों के लिए बहुत कुछ बोला है गलत। हम्म। ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। वैसे सर मैं जस्ट नॉर्मल बात कर रही हूँ कि ऐसा हम कर सकते हैं ना कि अगर एक थाने वाला नहीं सुन रहा तो हम दूसरे पे जाके करवा दें। हाँ करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, कि अब बिल्कुल तो जीरो करवा सकते एफआईआर की ऑप्शन हो गई है ना सर, हैं, पहले बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल पहले बिल्कुल। पुलिस वालों की गुंडागर्दी चल जाती थी, लेकिन अब अगर कोई एग्रीव्ड है
नहीं कोई सुन रहा तो दूसरे थाने में जाके करा दो, अपने आप कंसर्न थाने पे पहुंच जाएगी। हाँ, अब तो शायद सुनने में आ रहा है मेरे यहाँ, मैंने तो पूरा पढ़ा नहीं न्यूज़, लेकिन हमारे यहाँ ये कर दिया है कि अब आपको थाने जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऑनलाइन ही आप एफआईआर कराओ। आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर से आप लॉग इन करो बिहार पुलिस की साइट पर, आपको जो भी हम्म। कहना है एफआईआर करना है, आप लिख के दे दो। अब ये सब ठीक है, लेकिन चौचलेबाजी ये हो जाएगी कि ये फिर भी एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे, ये मेरे को पता है। हम्म। क्योंकि एफआईआर मतलब बहुत आसान काम नहीं है। वो जी। करना नहीं चाहते ना, काम करना किसको पसंद है, बात ये है, काम करना कौन चाहता है, उनको इसी से तो पर फ्रस्ट्रेशन। पता नहीं, मेरे को कभी ये महसूस नहीं होता कि पुलिस वाले जो अपना काम है उसको वो काम समझते हैं। मुझे ये महसूस होता है कि वो उसको बर्डन समझते हैं। हाँ, और वो बर्डे ये समझते हैं। समझते हैं कि कोई ऐसा बंदा आए जो हमें एक्स्ट्रा पैसे दे तब हम कुछ सोचें। बल्कि हम्म। सैलरी जो उनको मिलती है वो तो मिलती मिलती है। मतलब कि मैंने जहां तक सर उनको ऑब्जर्व किया, मुझे ये महसूस होता है हम्म। कि वो ना ऐसे देखते हैं कि अच्छा, बंदा एक कंप्लेंट लेकर आया, ये हमें क्या देगा। हाँ, पाँच बस सौ बस। हजार 2,000 5,000 कुछ दे रहा है तो हम काम कर रहे हैं, नहीं तो हम हम्म। क्यों करें। क्या निकलेगा उसके पॉकेट से। हाँ बस नहीं, सर, मुझे तो नहीं, यही लगता है। नहीं निकला तो भगा ही देते हैं। नहीं निकला तो भगा देते हैं। जिधर से पैसा मिलेगा उधर से और रजिस्टर सर कर देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने अपने करियर में महसूस की है या हाँ। देखी है कह लीजिए, कि एफआईआर होने के बाद 24 आवर्स में सर वहां देनी होती है। जज हम्म। साहब के पास अगर कस्टडी केस है, अगर वो डिटेंशन में लेते हैं, हम्म। तो सर एफआईआर कट गई। कट हम्म। जाने के बाद जब वो जज साहब के पास पहुंची गई, तो हाँ। उसके बाद पुलिस वालों के तो वैसे ही हाथ कट जाते हैं। हाँ। जो एफआईआर में लिख दिया उसको काट तो नहीं सकते ना सर। नहीं। तो वो क्या करते हैं, पहले एफआईआर काट के भेज देते हैं, फिर जिनकी एफआईआर काटते हैं उनको फिर बुलाते हैं अपने पास, कहते हैं जी आप आ जाओ, हम्म। एफआईआर कट की है, और हम तुम्हारा तुम्हारा फेवर कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को सर फिर बाद में समझाती हूँ। मैंने कहा जब उन्होंने एफआईआर काट ही दी, हम्म। एफआईआर में जो उन्होंने लिखना था वो लिख ही दिया, तो हम्म। कईयों को तो वो बोलते हैं कि हम जब चालान पेश करेंगे वो चालान ढीला कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे। मैंने हम्म। कहा वो अपनी गलती खुद में मानेंगे कि हमने चालान में वो क्या कुछ छोड़ेंगे कि हमने ये गलती की हुई है, हाँ। हमारे हमने ये एफआईआर गलत काटी है। हाँ। क्लाइंटों को समझाना पड़ता है, फिर सर क्लाइंट फिर समझते हैं हाँ जी मैडम आप ठीक कह रहे हो। मैंने कहा अगर एफआईआर कट गई, हाथ तो उनके वैसे ही कट गई, जो हो सकता था वो एफआईआर होने से पहले हो सकता था। नहीं, वो जब तो उन्होंने ठीक एफआईआर है, लेकिन काट ये ही लोग दी करते तो हैं मैडम। एफआईआर देखिए क्या है ना, हम्म। एफआईआर ये है कि पुलिस का कोई रोल नहीं है, बात को समझिए। एफआईआर हम्म। इज समथिंग कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी, एक हम्म। सरकारी आदमी उसको लिखता है, उस पर हम्म। सेक्शन लगाता है। तो वो जी। इन्फॉर्मेशन तो पुलिस वाले ने खुद से तो ली नहीं है, वो तो आपने दी है। अब आप नहीं नहीं गलत। सर, ये पुलिस वाले क्या करते हैं, जो हम्म। ऑपोजिट पार्टी होती है ना सर, उसको बुलाते हैं ये थाने में। मैं समझ रहा हूँ बात को, मैं तो समझ सर रहा हूँ अगर बात को। अगर उन्होंने विक्टिम की या एक्यूज की अगर उन्होंने सुलह कुछ करवानी ही है, कोई बात करनी ही है, तो सर जैसे ही उनके पास रिपोर्ट आती है तो वो बोल सकते हैं ना, भाई बुलाऊं क्या मैं उसको, मैं हम्म। बात करूं क्या उससे। हम्म। तो वो करते नहीं, वो तो फटाफट से एफआईआर काट देते हैं, और एफआईआर भी सॉलिड काटते हैं। हम्म। फिर बाद में एक्यूज को ब्लैकमेल करते हैं पैसों के लिए, और फिर उसको बोलेंगे हम तेरा चालान भी तेरे को ऐसे कर देंगे, फलाने कर देंगे। और सर एक बार उन्होंने खुद से एफआईआर काट ही दी, उन्होंने हम्म। बता दिया कि हमें विक्टिम ने ये विक्टिम की जो भी स्टोरी होती है वो लिख दी, तो सर वो चालान में क्या काटेंगे फिर। नहीं, देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ। चालान हम्म। में वो क्या करते हैं, जैसे कि एफआईआर में, चलिए आपने कहा कि एक्स वाई जेड नाम के पर्सन ने किया, मान लीजिए आज की डेट में रिटेन एफआईआर कर दिया, मान लीजिए जी जी जी। लिखित में दिया आपने। और वो चालान में क्या करेंगे कि वो कह देंगे कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया, उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला, साक्ष्य नहीं मिला, अब क्या करेंगे आप। ऐसा मेरे पास हम्म। केस आया जिसमें कि एक्चुअली झगड़ा था प्रॉपर्टी का, मुखिया का इलेक्शन हम्म। लड़ने के लिए झगड़ा चल रहा था। तो जी। एक जो जिसके बारे में कहा गया कि अक्यूज्ड है, उसने हम्म। क्या किया था कि गोदाम में आग लगा दिया था। हम्म। और उससे क्या हो गया, लकड़ी बहुत सारा था उसका, तो फाइनेंशियल लॉस करने के पर्पज से बहुत सारा लकड़ी जला के ख़त्म कर दिया। ये पूर्णिया जी एक जगह है जहाँ की ये पप्पू यादव का बहुत नाम आजकल चलता रहता है, वहाँ का केस जी था। जी जी। तो अब अब मेन अक्यूज्ड का नाम एकदम क्रिस्टल क्लियर है, नाम भी है, एड्रेस भी है, सब कुछ है। लेकिन जी। पुलिस ने क्या किया कि जब इन्वेस्टिगेशन करके जब रिपोर्ट बना के दी, रिपोर्ट फाइनल, तो उसमें क्या हम्म। कहते हैं कि नहीं नहीं, आग तो लगी है, आग हम्म। लगाया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम्म। लेकिन जिसके खिलाफ ये एलिगेशन लगा रहा है कि मैंने अक्यूज सॉरी विक्टिम कह रहा है कि एक्स वाई जेड नाम के पर्सन ने लगाया, ये हम्म। उसने नहीं लगाया।
इसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हम्म यह हम्म ऐसा रिपोर्ट बना करके, पुलिस रिपोर्ट बना करके इसने कोर्ट में सबमिट करी। ये सेक्शन बनता है 436 आईपीसी। हम्म, ठीक है, आईपीसी का बता रहा हूँ। जी फोर जी, 436 आग लगी का 10 साल के लिए जेल की सजा है इसमें। बिल्कुल है सर। ठीक है ना। तो हम्म अब इसमें क्या हुआ, इसने रिपोर्ट बना के दे दी। जब ये मैटर गया कोर्ट में, तो वहां के हम्म जज थे समझदार और चतुर। उन्होंने पुलिस रिपोर्ट को माना ही नहीं और उसको बुला लिया, जिसको इसने छोड़ दिया था ना, हम्म उसको हम्म बुला लिया और उसके खिलाफ फिर ट्रायल चलाया। फिर उसको सजा हुई, फिर हम्म। वो हाई कोर्ट जा करके अभी वो घूम रहा है आज़ादी से। तो तो कहने बात का तो सर वही होगी ना। हाँ भाई तो अगर लेकिन पुलिस करती भी ऐसे तो भी वो छूट तो सकता नहीं ना। अब कई हाँ। बार सर पुलिस ऐसे बोल देती है कि मैं तुम्हारा ना मान लो 3 या 4 अक्यूज रहे, किसी एक हाँ। से जो ज्यादा पैसे वाला होगा उससे सेटिंग करने की कोशिश करती है कि हम्म ठीक है तेरा नाम निकाल देंगे इसमें से, क्या कितने हम्म पैसे देगा, हम्म लाख हम्म, 2 लाख जितने मर्जी दे दे। लेकिन जितना सर आगे जब कोर्ट में चालान पहुंचता है तो आज सामने वाला एडवोकेट बेवकूफ थोड़ी ना है। अगर जज साहब एक्शन नहीं ले रहे तो जो एडवोकेट होता है वही एप्लीकेशन मूव ऑन कर देता है कि पुलिस ने इस बंदे को बाहर क्यों निकाला भाई। हम्म। तो सर वो 2 लाख अगर उसने दिए हैं वो तो पानी हो गए ना फिर। हाँ बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि भाई हमने तो मेहनत करी ना। मैं अभी वही तो कह रही हूँ ना, जिस जिस चीज का अंत वहीं पे जाके पहुंच जाना है जहां से वो शुरू हुई थी। तो सर वो हाँ। 2 लाख रुपया 50 जो जो भी पुलिस खा जाती है सर वो क्यों क्यों करना फिर वो। वो तो है। आप बात यहाँ तो पर सही कह रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन सामने वाली पार्टी को कहते हैं भाई हमने तो किया। पार्टी को भी लगता है कि यार वकील से ज़्यादा तो पुलिस ही ठीक है, पुलिस को ही पैसा देते हैं। तो सर मेरे पास तो जब भी कोई क्लाइंट आता है और वो बोलता है सर एफआईआर हो गई है और पुलिस सेटिंग करने को बोल रही है, तो मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ कोई सेटिंग शूटिंग नहीं होनी। अगर वो करने की कोशिश भी करेंगे तो कोर्ट में जो ऑपोजिट काउंसिल होगा वो कभी भी सेटिंग तुम्हारी कामयाब नहीं होने देगा, वो उसका नाम फिर लेकर आएगा खींच के। बिल्कुल सही है। या फिर जज साहब ही ले आए अगर जज साहब को शक हो जाए तो। आपका पार्टी समझदार है, मान लिया। हमारे यहाँ तो मानेंगे नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसा था कि मैं एकदम इनिशियल डेज की बात बता रहा हूँ एकदम, मतलब 2009 में निकले और दिसंबर का महीना था। एक आदमी हम्म ने फ़ोन कर दिया, क्योंकि उस समय हम लोग बहुत यंग थे और उस समय जाकर विजिटिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो एक हम्म आदमी ने बुलाया कि मेरा ऐसा ऐसा केस है। उसके घर में जाके देखा तो उसके घर में कायदे से खाने पीने का जगह नहीं, बैठने का जगह नहीं। SC ST कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है बंदा, ठीक है। अब शाम तक उसके यहाँ बैठे। अब वो आएगा, थाना पे गया है, अब आएगा बोले थाना पे पकड़ के बैठा लिखा है। शाम को अचानक से कहता है कि 15,000 रुपये मामला सेटल हो गया पुलिस से। अब जिसके घर में खाने के पैसे नहीं, वो 15,000 पुलिस को दे के आया, अरे हम लोग यहाँ बैठे हैं उसको देने के लिए पैसे नहीं है। ये ये हालत होते हैं कभी कभी रियल में। तो इसीलिए जब जैसे जैसे आदमी का एक्सपीरियंस होता है, तो वैसे वैसे पहले पैसा पकड़ना शुरू करता है, फीस पहले लेता है। ये मैं अपना ओरिजिनल जो वाक्य मेरे साथ घटना घटा है वो मैं बता रहा हूँ। तब से मैंने सर वो वो जो कहा। हमारी क्लासेस में वो सर आते हैं ना, हम्म जो कंचन, कंचन जी। हाँ बुजुर्ग है ना सर वो। नहीं, ठीक ठाक है, मतलब 40+ हैं, 45 50 के बीच में होंगे। क्यों? हाँ, तो सर उन्होंने जो उस दिन मेरे को बात समझाई थी ना कि क्लाइंट आ जाता है जो 1,000 2,000 5,000 जो देता है वो लो और वकालतनामा साइन करवाओ और ऐसे हम्म करो। तो हम्म सर मैंने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी हम्म। और वाकई में ही वो काम करता है सर। हाँ देखिए, मैं उनके बता देता हूँ। वो पहले शुरुआत में, मतलब आप कहिए कि क्लर्क से एडवोकेट, क्लर्क से वो एडवोकेट बन गए हैं। हम्म। तो उनको एकदम बेसिक से आइडिया है, सब कुछ आइडिया है। तो सर उन्होंने जो उस दिन समझा रहे थे ना हम्म कि पैसे मतलब कि इतना मांगो ही मत, 2 5 जो देता है वो लो और अपना काम शुरू करो। बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि जब तक केस खत्म होता है जितनी फीस हम मांगते हैं उससे कई गुना ज्यादा दे जाता है। हाँ ये बात सही है। अब पहले सिविल कोर्ट में तो यही नियम है, हाई कोर्ट तो खैर अलग ही कहानी है। मतलब स्टैंडर्ड एक तरीके से कहीं कम जाता है, लेकिन चलिए अभी इसमें से क्या कर रहे हैं, सब लोग तो गिरा रहे हैं, तो चलो उसमें क्या कर सकते हैं। हम्म। दिल्ली वगैरह में यही है कि वहाँ पर एकदम एक रेट है, जैसे अब आप समझ लीजिए कि एक चाय का भी रेट है कि चलो 10 की है, 20 की है, 50 की है। रेट बना हुआ है। यहाँ जी किसी जी। का कोई रेट नहीं है, कोई फीस का चार्ज नहीं है फिक्स। जिसको हम्म। जो समझ में आ रहा है ले रहा है, दे रहा है। सर ये जो पुलिस वाले जो हमने ये वीडियो देखी है ना जिसमें ये पुलिस वाले बोल रहे हैं सर यहाँ पे भी तो एडवोकेट्स की गलती है। सर ऐसे ही उनके उनके साथ दोस्तियां डालते हैं और केस दे दे केस दे दे केस दे दे ऐसे बोलते हैं तो सर फिर अगले तो बोलेंगे ही कि एडवोकेट्स की तो क्या औकात है हमारे सामने। हाँ हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब गलत है सब सही है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, कि सब के सब गलत भी नहीं होते, सब के सब सही नहीं होते। हाथ की पांचों उंगलियां तो बराबर होती नहीं, बात तो बिल्कुल सही है। सर मैंने ठीक है। खुद देखा था ये हमारे डेराबस्सी में
मैं एक केस के लिए गई थी, तो वहां पे वो वकील साहब उनके लिए गांव के थे, तो गांव से लस्सी लेकर आए और 2 बोतलें शराब की। हम्म। और पता नहीं, एक्चुअली उन्होंने आना था इधर अंबाला की तरफ। तो कहते मैडम, पता नहीं मैं उनकी गाड़ी में आई थी या वो मेरी गाड़ी में आए थे। हम्म। अब मुझे याद नहीं कि वो मेरी गाड़ी में आए थे कि मैं उनकी गाड़ी में आई थी। तो कहते मैडम, कहीं रुके रास्ते में? कहते मैडम 2 मिनट रुक सकते हैं? मैंने कहा हाँ जी रुक जाते हैं। कहते फिर आप बैठो गाड़ी में, मैं जरा आया। उन्होंने एक थैला उठाया हम्म। और थैला उठा के रोड के उस तरफ चले गए। मैंने देखा, मैंने कहा थैले में थैला लेके क्या गया? मुझे कुछ लगा कि शायद ड्रिंक की बोतलें बुतलें ही लगी मुझे उनके थैले में। तो फिर हम्म। जब मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, रोड के क्रॉस करके देखी ये कहाँ जा रहा है, कि किधर जा रहा है, तो देखा सर वो पुलिस वालों के पास जा रहा था। फिर हम्म। उसने थैले में से उनको बोतल निकाल के दी। मैंने देख ली, दूर से ही देख लिया कि पुलिस वालों को बोतल दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो सर क्या, फिर क्या उसको इज्जत करते होंगे। बात उस तो उस सही दिन है। के उस दिन के बाद मैंने उस एडवोकेट के साथ कोई लिंक नहीं रखा। फिर मैंने कहा ना, इसके साथ कोई लिंक नहीं रखना। हम्म। तो कभी पुलिस ने मेरे को इसके साथ देख लिया, वो सोचेंगे कि मैडम भी ऐसी है जैसा ये हम्म। है। कभी दोबारा नहीं लिंक रखा ये उसके सब साथ। तरह के लोग हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बहुत मतलब हम लोग भी देख रहे हैं ना, हाई कोर्ट तक में लोग एफआईआर में मैनिपुलेशन कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बहुत मतलब हद से ज़्यादा होता है। वो तो वकील साहब गुजर गए कोरोना में, लेकिन उनके तभी तो खिलाफ। सर आजकल जज साहब सर्टिफाइड कॉपीज मांगते हैं। सर्टिफाइड कॉपी निकाल के लाओ, सर्टिफाइड निकली। कॉपीज में कर दिया मैनिपुलेशन मैडम। अच्छा। जी। करीब शायद 3,000 किलो था कि 300 किलो था, मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन हम्म। अराउंड उसको मतलब उतना किलो गांजा पकड़ाया था नेपाल बॉर्डर पर, बिहार नेपाल बॉर्डर पर। हम्म। और बेल दिलाने के लिए उसको शायद 3 कर दिया था कि 8 कर दिया था, ऐसा कुछ कर दिया होगा, मतलब कम क्वांटिटी दिखा दिया था। और अच्छा हाई जी। कोर्ट में बेल लगा दी। हाई कोर्ट में बेल हो भी गई। जब बेल हम्म। हो गई तो जो आईओ था, आईओ परेशान हो गया इसमें कि कैसे बेल हो गई भाई इसमें, बात हम्म। यहाँ ये हो गई। वो जाके फिर पीपी को बोला कि ऐसे है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वो जैसे बाहर निकला वैसे उसने दिखाया कि देखो यहाँ पर रियल जो एफआईआर है उसमें इतना किलो गांजा का जिक्र है। फिर वो तुरंत जाके पीपी बोला। फिर जाके तुरंत वो गुस्सा हो गया, जज साहब बोले इतना बड़ा झूठ आप लोग करते हो कोर्ट में। और उसके हम्म। बाद वो उसमें बोला कि इन्वेस्टिगेशन होगा सीआईडी से। फिर बोले नहीं, सीआईडी को हटाओ, सीबीआई का कर देते हैं, क्योंकि एनडीपीएस का मामला था ना। तो हम्म। इसीलिए बोले कि नहीं, उसे करवा देते हैं इन्वेस्टिगेशन। और उनको बकायदा सस्पेंशन हो गया, वो काम नहीं कर रहे थे वकील साहब। अच्छा, ऐसे उनको सस्पेंड कर दिया। हाँ, उनका लाइसेंस उतने दिन के लिए सस्पेंड रहा, वो नहीं किए हम्म। काम। बेल के बताओ। चक्कर में लोग क्या क्या ना पाप करते हैं, वो तो क्या ही बोलना है। मतलब नेक्स्ट लेवल चल रहा है। क्या पता सर क्लाइंट ही ऐसे गड़बड़ करके लाया हो उनके पास। नहीं, उनको पता ही। वो ऑन रिकॉर्ड आया ना सारा बात। अब देखिए, आया नहीं आया वो तो पता नहीं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो सारी बातें आ रही है उसको तो हम लोग नहीं पीछे बोल सकते ना कुछ भी अब। हम्म। बात तो ये है कि ऑन रिकॉर्ड सब चीज़ें चल रही थी। तो इसीलिए लोग कुछ भी कर देते हैं। जी। क्लासिकल पेशा है, पेशा को पेशा रहने दे तो ठीक ही है। पॉइंट ये है। जी सर। हम्म। अब इनका पुलिस का क्या करना है, पुलिस वाले तो कुछ करते नहीं हैं। उनका रीज़न क्या है कि देखिए, सच बात यह है कि पुलिस के ऊपर कोई जवाबदेही बड़ी है नहीं। अनलेस कि कोई बड़ा कांड में नहीं फंसते तब तक इनको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जब ये पकड़े पकड़े जाते हैं सर तभी कुछ अब होता है। जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, ये हम्म। आपने बताया पेनल्टीज फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ द ड्यूटी। तो हम्म। सर हमें यहाँ जाना चाहिए या हमें रिट में जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? या हमें 200 या 223 BNS में जाना चाहिए, रेट विद इसमें बहुत 170? सारा रेमेडी है। रेमेडी तो रेमेडी, आप इसमें सिविल में जा करके भी रेमेडी मांग सकते हैं। सिविल में क्या रेमेडी है सिविल सर? में पैसा मांगेंगे, कॉम्पनसेशन। अगर मान लीजिए पुलिस वाले ने किसी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया और वो मान लीजिए बाद में अक्विटल हो जाता है, या पता हम्म। चलता है कि फर्जी मुकदमा था, तो वो जाके कॉम्पनसेशन मांग सकता है बंदा सामने से। ये भी ऑप्शन है। अब मांगे ना मांगे वो अलग बात है आपकी अपनी, हम्म। वो चीज़ें होती है। मेन देखिए, कंसर्न ये है कि हम लोग कानून को ऐसे घुमा दिया है कि जो आपको दिखाया जा रहा है आप वही देख रहे हो। अब जो बेल वाला, जो सॉरी अपना जो एफआईआर वाला सेक्शन है उसमें क्या लिख दिया, समझिए बात को। कि एक तो पहले मैंने आपसे पहले कहा ना कि बहुत चतुराई करी है, बहुत चतुराई करी है। अम्बेडकर साहब ने सही किया, लेकिन यहाँ पर लोगों ने उसको मिसयूज कर दिया। उस समय जो सीन था उसमें था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाना ही था।
अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल नहीं बनाते तो जितने भी राज्य जुड़े हुए थे शायद वो राज्य अलग हो सकते थे उस समय के हिसाब से, या कुछ बगावत करते या कुछ और करते, वट। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो पावर डाल दी कि भाई तुम जो है बना दो कानून। तो अब इसने क्या किया, देखिए भारत सरकार कानून बनाती है, बीएनएसएस भारत सरकार ने बनाया। और मज़ेदार चीज़ देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है ये राज्य सरकार के जिम्मे जाता है। तो भाई राज्य डिसाइड करेगा ना कि उसके स्टेट में किस तरह का प्रॉब्लम है, ये भारत सरकार कहाँ से डिसाइड कर देती है। किसी आपके घर का प्रॉब्लम क्या है वो तो आपको पता होगा बेटर, मुझे कैसे पता हम्म, होगा, है कि नहीं। वो तो घर है ना, राज्य सरकार मतलब घर है आपका, वो स्टेट का अपना घर है। वो दिल्ली के बैठे लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपके घर में ये चलेगा वो चलेगा। और उससे भी बड़ी बात ये हो गई कि ठीक है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, जो कानून ही बनाया आपने उसमें क्या लिखा कि अगर पुलिस वाला रजिस्टर नहीं करेगा तो आप एसपी के पास जाओ, मतलब आप विक्टिम को दौड़ा रहे हो, मतलब जो परेशान है उसी को और परेशान कर रहे हो, हाँ कि ना। जी सर। बात समझिए, एक तो आपने छुट्टम छुट्टा कर दिया, मतलब बोलते हैं ना खुला तौर से ओपन कह दिया कि हाँ नहीं लेता है कोई पुलिस वाला, मना कर, क्यों मना करेगा भाई, सवाल ये है हम्म। क्यों मना करेगा। तो आपने पहले ही कह दिया कि मना करो, तो जो परेशान है मान ले असली परेशान है कि नकली परेशान हो तो बाद की चीज़ है, नकली केस भी होता है असली केस भी होता है। लेकिन अगर मान लीजिए परेशान है तो परेशान आदमी को ही आप परेशान रियल में दौड़ा रहे हो। अब नहीं हुआ तो एसपी के यहाँ जाओ, पोस्ट डालो, स्पीड पोस्ट करो, जिसके खाने के बांधे हैं। ऐसे भी हम लोगों ने केस देख रखे हैं जिसके पास जमीन बहुत है, कैश पैसा नहीं है। हम्म। दबंग लोग जिसको दबंग कहते हैं, वो कास्टिज्म हमारे यहाँ चलता है, उसको लोग दबंग कह देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि ये लोग जो है ना अपना जमीन हड़प लेते हैं जा करके, झोपड़े में आग लगा देते हैं। मेरे पास जी। पहला ही ऐसा केस आया था, मतलब केस क्या था, सीनियर का केस था, मेरे को पकड़ा दिया, फाइल बोले जाके इसमें पास ओवर लेके आओ। मुझे केस का ना और कुछ पता ही नहीं था, कुछ बताया नहीं, बोले बस जाके पास ओवर बोल देना। वही रवि रंजन करके जज साहब थे, उनके यहाँ जाके खड़े हो गए, बस शुरू हो गए वो। उन्होंने तो पूरी क्लास ही लगा दी, बोले आ गए कैसे मुंह उठा के आप पास ओवर लेने के लिए, आपने झोपड़े में आग लगा दिया है, छः छः लोग जिंदा जल गए। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं बोला छः छः लोग जिंदा जल गए, मैं तो केस पढ़ा ही नहीं, मैंने केस पढ़ा ही नहीं। आज कैसे? तक उन वकील साहब से मेरा 36 का आंकड़ा चलता है। अब ऐसे लोगों हम्म। को सीनियर कहना भी मेरे लिए पाप है। जी बिल्कुल। आप मतलब मिसयूज कर रहे हैं ना, अगर कोई ठीक है, कोई मासूम है, कोई भोला है, कोई जूनियर आया है, नया नया जूनियर है, आप उसको, अब जो नहीं कुछ, अब हम लोग जब शुरुआत में, बताइए कौन से कॉलेज में वकालतनामा पर साइन करना सिखाया जाता है, कोई एक कॉलेज बता दीजिए। नहीं मुझे सिखाते सर। मुझे नहीं सिखाया गया आज तक, किसी कॉलेज ने नहीं सिखाया। पता ही नहीं है वकालतनामा लेते वक्त क्या लिखना है पीछे, फाइल थ्रू क्या होता है पता ही नहीं है लोगों को, AOR क्या होता है पता ही नहीं है लोगों को। बस सेक्शन पढ़ा दिया, 5 क्वेश्चन रटवा दिए, एग्जाम पास करा दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, बात खत्म हो गई। जब मैं पहुंच रहा हूँ कोर्ट से, मतलब अब बड़ा अच्छा लगता था कि चलो भाई पुणे से पढ़ के जा रहे हैं, वहां जाके पता चला कि मुंशी मेरी क्लास ले रहा है। मुंशी बोल रहा है क्या इतना दूर से पढ़ के आए आप लोग को वकालतनामा पर साइन करना नहीं आता है बताओ। पूरा खड़े खड़े मजाक उड़ा रहा है, ये हालत है। हम्म। लेकिन सुनना पड़ता है, भाई नहीं जानते तो सुनेंगे, क्या कर सकते हैं, नहीं सीनियर सर, है। हम्म? ये ज्यादातर सीनियर्स की यही रहती है। और जहाँ उन्होंने पे डांट हम्म, पड़नी है ना, हम्म, वहां पे वो जूनियर को भेज देते हैं, जाओ भेज तुम ये करके आओ। हाँ, और उन्होंने भेजा था बकायदा मेरे को। तो जो मेरे पीपी साहब थे, वो पीपी साहब बड़े अच्छे थे, और बोले कि यार इनको क्या पता है, तो बेचारे बिल्कुल यंग हैं, इनको तो भी। मैंने बोला कि सर मेरा पहला ही दिन है। तो नॉर्मल हो गए। तब वो नॉर्मल हो गए जैसा, बोला, तब ठीक है जाओ अपने सीनियर को बुला के लाओ। मेरे दिमाग में ऐसे ही गुस्सा चढ़ा 8वें आसमान पर। किसी को भी गुस्सा आएगा, मेरी जगह पे कोई भी होता तो उसको गुस्सा आता। आप जब फाइल देते हो तो आपको कम से कम कुछ तो ब्रीफ कर देना चाहिए। जाके बैठे ऊपर से फाइल लीजिए, जाके बस पास ओवर ले लीजिए। अरे भाई पास ओवर देगा कि नहीं देगा आदमी, सामने वाला पता तो चले, केस का XYZ कुछ नहीं पता है। सर मेरे साथ भी ये बात हुई थी एक बार। हम्म, तो पता नहीं कौन से एडवोकेट साहब थे, कहते जब आपके हाथ में फाइल दी जाती है, हम्म, कहते आपको फाइल हाथ में पकड़ा के ये बोला था कि जाओ इस फाइल में जाके डेट लेकर आओ या कुछ लेकर आओ। कहते तो जितनी देर में आप कोर्ट जाते हो, कहते उतनी देर में कम से कम ये तो देख लिया करो कि हम किसकी तरफ से हैं, प्लेंटिफ की तरफ से हैं, डिफेंडेंट की तरफ से हैं, ये है हम्म, वो है। हम्म, कहते ये आपका फर्ज है करना। तो मैंने कहा हम्म, सर हम तो अभी नए नए आए हैं, हमें हम्म, तो यही नहीं पता कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कौन है, बिल्कुल और सही, हम किसकी तरफ से हैं, वो हम हमें कैसे पता लगेगा कि हम किसकी तरफ से हैं। बिल्कुल। हाँ, ये तो पता नहीं चलता उसमें कि कोर्ट में फाइल के किस अंदर साइड खड़ा होना है। वकालतनामा, फाइल के अंदर वकालतनामा थोड़ी ना पड़ा है कि हम हम्म, इसकी तरफ से हैं। हम्म,
फिर धीरे 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 फिर हम मैंने पूछ के जाना शुरू किया, सर हम किसकी तरफ से हैं? अगर हम डिफेंडेंट है तो डिफेंडेंट में कौन से डिफेंडेंट की। पहले सर ये हुआ कि डिफेंडेंट की तरफ से, ठीक है जी, फिर कोर्ट में कहने लगे चार डिफेंडेंट है भाई, तुम किसकी तरफ से हो? फिर हम्म। प्रॉब्लम, अच्छा ऐसे भी होता है कि ये भी हम्म। पूछ रहा होता है कि हम किसकी तरफ से हैं। सर हम्म। धीरे धीरे तो हमें कोर्ट में बात करनी आई कि बात कैसे करते हैं। हम्म। सीनियर्स नहीं समझाते कि नहीं वहां जाके ये समझाते। बात होएगी, और रीडर आपसे ये पूछेगा या जज आपसे ये पूछेगा, कुछ नहीं बोलते, ये लो जाओ ले जाओ, इसमें डेट ले आओ, बस। हम्म। तभी तो मैंने छोड़ दिया था ना, तभी तो मैंने छोड़ दिया, तब मैंने मेरा शहर छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली जाके फिर मैंने 7 दिन जूनियरशिप करी, 7 ही दिन जूनियरशिप करी। ऊपर वाले के कर्म था या जो भी था वट एवर। 8वें दिन मेरे को इंडिपेंडेंट केस मिल गया, बैंक मैनेजर के साहब के चलते। अब पता नहीं वो बैंक मैनेजर हैं कि नहीं, आई डोंट नो, बट उनको मैं हमेशा दिल से थैंक यू बोलता हूँ। बेचारे मेरे चलते सस्पेंशन में भी चले गए वो, क्योंकि एक एक दिन में 80-80 केस वो मेरे को करके दे रहे थे, साइन करना उनको अथॉरिटी होती है ना। तो हम्म 80-80 हम्म केस साइन करके दे रहे थे। तो अंदर पॉलिटिक्स तो चलती ही है, आपको पता है कि एक नया लड़का को 80-80 केस आप क्यों दे रहे हो, जो पहले से पैनल पे बैठे थे उनके वैसे ही लग रही थी पूरी। अब जिनके अंडर मैंने जूनियरशिप किया उनके बगल में मैं खड़ा हूँ, हम्म और उनके 7 दिन मैंने काम किया, मात्र ओनली 7 डेज। और उन्होंने मतलब कहिए पैर पे कुल्हाड़ी मारी या कुल्हाड़ी पैर के मेरे को भेज दिया, बोले जाओ वो क्लर्क वाला काम कराने के लिए जाइए आप, वो वहाँ के जो है ना मैनेजर बिहार के हैं, वो जाइए आप उनसे साइन करवा के ले आइए सारे हो उस पर डॉक्यूमेंट पर, प्लेट के ऊपर। हम्म हम्म तो बातों बातों में वो सिगरेट बहुत पीते थे, तो बातों बातों में बोले जाइए एक काम कीजिए, एक सिगरेट लेके आए। मैंने बोला चलो अब ये सब भी करना पड़ेगा। तो हम्म उनको लेके उनको ला के दिया, फिर बैठ के वो जब अपना मार रहे थे, सुट्टा मार रहे थे, तभी बोलना शुरू कर दिया, कितनी सैलरी मिलती है, कितना पैसा मिलता है। हम्म अभी क्या बोलने का कि क्या पैसा मिलता है, हम्म, वो तो सबको पता है। तो बोलते हैं जितना आप बिल्कुल। लोग को मिलता है उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ के चपरासी को मिलता है। मतलब उधर से हम्म इंसल्ट इधर से भी इंसल्ट। हम्म फिर बोले ठीक है जाइए, आपको केस देते हैं, कुछ नहीं है, एक पुराना फाइल निकालिए, फॉर्मेट देख लीजिए, बस वही है, सेम है, सारा सारा केस सेम है। एक फाइल दे दी, डिस्पोजल वाली, दे दिया। हम्म आदमी को हम्म लगन था, करना शुरू कर दिया, शुरू हो गए फिर, तो फिर चलता बहुत रहा अच्छे गाड़ी। थे सर, पर कहते हैं सर पैनल तो 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद मिलता है। हाँ तो मेरे नाम से पैनल नहीं था ना शुरू में, किसी और ओके। के नाम पर था, जो एक बंदे थे, वो पर्सन थे जो बैंक से रिटायर किए थे। ठीक हाँ है। हाँ। तो मेरा हम्म उस समय करीब करीब 2 साल लगभग हो चुका था, 2.5 साल। तो उन्होंने हम्म पैनल लिया, मेरे को जूनियर पे रख लिया, वो काम नहीं करते थे वो पहले, मतलब वो लॉ किए हुए थे हम्म और बैंक हम्म में जॉब कर रहे थे, जब हम्म बैंक से हम्म रिटायर कर गए तो फिर वकालत हम्म शुरू कर दिए। लेकिन उनको वकालत का एबीसीडी नहीं पता था, हम्म। क्योंकि उन्होंने 30-35 साल तो बैंक में नौकरी करी, तो वकालत का उनको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ डिग्री थी उनके पास। तो उन्होंने मेरे जी को जी। पकड़ा दिया, इन्होंने बोला कि जाओ उनके पास, वो करेंगे, मतलब बैंक बैंक वाले रेफर कर दिया मेरे को। फिर हम्म जब उनके पास हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ही कर लो अपने से। फिर उनमें से कुछ हम्म खर्चा पानी उनको थोड़ा थोड़ा देना पड़ता था मुझे। हम्म। तो फिर गाड़ी चलती रही चलती रही। उस समय एक केस फाइल करते वक्त 7,000 मिलता था। ओ ग्रेट। हाँ उससे मिलता था। तो बैंक के डिस्पोजल। किस चीज के केस होते थे सर? क्या मैडम? वो बैंक के केस किस चीज के होते थे? मोस्टली रिकवरी के, लोन रिकवरी, रिकवरी। क्रेडिट कार्ड, ये सब। अब तो बैंक मर्ज कर गया यूनियन बैंक के साथ, वो कॉरपोरेशन बैंक पहले हुआ करता था, दिल्ली में रमेश नगर एक जगह है, वहीं पर उसका हम्म ऑफिस हुआ करता था पहले। हम्म। तो उसने मेरे को मतलब नॉलेज उसी ने दिलाई, पहचान मेरे को दिलाई, लोग मतलब जितने भी 30,000 कोठी मेरा ज़्यादातर होता था जुरिस्डिक्शन, सारे हम्म जो जजेस थे वो जानते थे कि जब बैंक के पैनल पर है, बैंक के पैनल पर है। हम्म। चलती रही गाड़ी। और तो वही पॉलिटिक्स की वजह से फिर काम बिगड़ गया, जैसे उनको उनको सस्पेंड कर दिया गया, फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। हम्म। तो हो जाता। पॉइंट ये है। चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैंने तो जो भी सीखा मैं अपने यहाँ से, तो मैंने से नहीं सीखा ना, तो मेरी डिग्री है, मैं तो बस जो भी है, भले जो लोग जो कहते हैं ना कि महाराष्ट्र में यूपी वालों के साथ ऐसा होता है वैसा होता है, भाई मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मेरे साथ नहीं हुआ। उल्टा हम्म जिस समय ये दंगे वंगे हो रहे थे या जो भी ये कर रहे थे लोग इस तरीके से, वो सब मेरे हम्म अच्छे फ्रेंड थे। और सब हम्म मैं उस दिन, जिस दिन ये लोग होते हैं ना दंगे फंगे कर रहे थे कि उसको मारो उसको मारो, मैं बकायदा एक मराठी मेरे से सीनियर पर्सन थे उनके घर में बैठ के मैं मसाला डोसा खा रहा था। मतलब एक अपना होता है, एक रिलेशन वाली बात की, रिलेशन आपने ऐसा बना लिया है। जी। हाँ वो चीज़ थी। और मैं आज भी उनसे मतलब कभी कभार बात होती है, कम होती है लेकिन आज भी बात होती है, प्रॉपर प्रॉपर लोकल मराठी।
तो मैं तो कहता हूँ कि भाई जो मैं आज हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता ना, उसमें झूठ क्या बोलना। आपको जिसने डिग्री दी, जिससे आपका दाल रोटी चल रहा है, जिससे आपकी ज़िंदगी चल रही है, उसको सच में आपको थैंक यू तो बोलना चाहिए। तो मैं तो महाराष्ट्र को बिल्कुल सर। थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को डिग्री वहाँ से मिली। हम्म। तो उसमें गलत क्या है भाई? जहाँ से जन्म लिया उसको थैंक यू, जहाँ से डिग्री मिली उसको थैंक यू, जहाँ जन्मभूमि है उसको थैंक यू। भाई दिल्ली ने मेरे को काम सिखाया, तो मैं दिल्ली को कैसे नहीं थैंक यू बोलूंगा, उसको भी बोलूंगा थैंक यू। तो जो सच है थैंक सच यू तो सर करना ही चाहिए। करना ही चाहिए थैंक यू। तो दिल्ली ने मेरे को काम सिखाया, महाराष्ट्र ने मुझे डिग्री दी, और फिर यहाँ टीचिंग में यहाँ पे पहुँच गया। मैं टीचिंग तो खैर शुरू से चल रहा था, लेकिन फुल फ्लेज फिर अपनी ही जगह से आ गए। हम्म। वो चीज़ होती है। और जिसने मेरे साथ टीचिंग करनी शुरू की तो वो छोड़ के चला गया। वो वकालत कर रहा है। थोड़ा वो कन्फ्यूज़न में रह गया बंदा इस वजह से। पहले उसने एलएलएम करा, फिर एलएलएम करके पीएचडी करा, पीएचडी करके अब वो वकालत में आ रहा है। हम्म। तो मतलब ही क्या बनता है? थोड़ा एक ऑकवर्ड लगता है ना, आप पीएचडी करके कहाँ वकालत में आ रहे हो। एलएलएम, उन्हें वकालत में वो लोग घुस रहे हैं ना, ऐसे ऐसे लोग मेरे को मिले दिल्ली के अंदर, जो टाइपिस्ट थे, द्वारका कोर्ट के अंदर टाइपिंग का काम करते थे, टाइपिस्ट थे कायदे से। वो लोग साथ में सीसीएस यूनिवर्सिटी से कर रहे थे एलएलबी उस टाइम पर। उनकी हो गई, अब वो वकील बन गए। अब उनको तो सारा चीज़ पता है, ड्राफ्टिंग का किस्सा उठा के हम्म। चलाए। अब उनको कौन हटा देगा? केस भी मिल सही रहा बात। है, ड्राफ्टिंग भी आ रही है अच्छे से, एक एक टाइप करते करते सारा नॉलेज हो जाता था। जी सर। हम्म। चलिए वो तो खैर पुरानी बातें हो गई। देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना बीएनएसएस वाला पार्ट, इसमें कहानी ये है कि आप हम लोगों को यहाँ पर विक्टिम के लिए दिया है, लेकिन जी। इसने क्या कर दिया है कि इसने पूरे मैटर को घुमा दिया है। मतलब जो हम्म। पब्लिक सर्वेंट है, जो पुलिस वाला है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसा इन्होंने करके छोड़ा। इसने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अगर पुलिस वाला नहीं लिखेगा तो, मतलब बीएनएसएस के अंदर ऐसा नहीं लिखा है। वो बीएनएस में लिखा है डिसोबेइंग द लॉ, इंजूरी करता है, वो वहां पर लिख दिया 198 के अंदर लिखा है। लेकिन अगर 198 को देखा जाए तो सोचिए, एक सरकारी आदमी, एक गवर्नमेंट का आदमी जो कानून जानता है, हम ये प्रिजम्पशन में चलते हैं, और वो हम्म। आदमी जो कानून जानता है वो भी ऐसा करता है, हम्म। जानबूझ करके अगर कानून का पालन नहीं करे, वो वैसे आदमी हम्म। को आप क्या सजा दे रहे हैं साहब? 3 महीने के लिए। अगर यहाँ से देखें तो सिर्फ 3 महीने के लिए सजा है। पेनाल्टी जी। अप टू 3 मंथ्स पे, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स, बोथ पेनाल्टी एंड इम्प्रिजनमेंट। और यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट भी देख लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये वाले हालात है यहाँ पर। अच्छा, अभी तो पता नहीं चलिए। सच है कि झूठ है, आई डोंट नो, बट अभी किसी वकील जी। साहब का इसमें वाइट वाइट आ रहा था कि जो भी सागर वाला केस हुआ दिल्ली वाला, उसमें जो हम्म। एसएचओ है वो कन्विक्टेड पर्सन है ऑलरेडी। ऑलरेडी। पता नहीं उसका पहले से हैबिचुअल है वो ऐसे काम करने के लिए। तो सर फिर वो जॉब पर कैसे है? वही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, अब ये गलत है कि सही है, आई डोंट नो। अगर कन्विक्टेड है तो उसको तो कायदे से होना नहीं चाहिए था। हम्म। नियम के हिसाब से। लेकिन वही है, सब कुछ पॉसिबल है। अब मतलब सही बात है, वो मोटिवेशन के लिए हम लोग बोलते हैं। आप सोच के देखिए, नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा आपने, मंडेला साहब का। हाँ साउथ जी सर। अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, वो इंडिया में 27 साल जेल में रहे थे। हाँ। जी। जो आदमी इंडिया में 27 साल जेल में रहा, वो आदमी साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बन सकता है। सोच रहे हैं कितनी बड़ी बात है? जी। 27 साल जेल काटने वाला आदमी भी राष्ट्रपति बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। इस बात को मानना पड़ेगा। ऐसे भी केसेज आए हैं कि यूपीएससी जेल में बैठे बैठे लोगों ने निकाला है, जेल से, जेल में पढ़ाई करके। हाँ जी सर, ये तो मैंने भी सुना है, बहुत लोग जेल से पढ़ाई करते हैं। हाँ, यूपीएससी निकाली है बाकायदा। एक ऐसा तो केस सिर्फ यू फिर तो हम्म, तो सर फिर ये जो लिखते हैं कि हम्म। अगर आप कन्विक्टेड हैं किसी केस में तो आपको गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मिल सकती, ये नहीं हो सकता, फिर वो क्या चीजें हैं? वो है सही, गलत नहीं कह रहा हूँ, है सही। हम्म। वो नियम सही है, लेकिन अच्छा, अब वो जुडिशियल कस्टडी में बैठे बैठे कर लेते हैं। हाँ, मान लो जुडिशल किसी कस्टडी केस में। में है, 3 साल से अंदर बैठे हैं, लेकिन हम्म। बाद में अक्विटल हो जाते हैं, तो फिर वो उनको अ, क्विट करना ही पड़ता है, वो कर ही देते हैं भाई। अगर बंदा अपराध करने वाला नेचर का रहता तो पढ़ के पास कैसे करता? जी। अभी हमारे यहाँ एक एडीजे की जब वैकेंसी आई थी लास्ट टू लास्ट ईयर, उसमें मैंने बताया होगा, यूपी के एक पर्सन थे, कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ मामला था मर्डर चार्ज। जी। और जो बिहार के अंदर उन्होंने एडीजे का पीटी मेंस इंटरव्यू सब निकाल लिया। जेल के अंदर।
जेल के अंदर नहीं, बाहर ही थे, अब जो भी है, लेकिन नाम चल रहा था, केस चल रहा था, मर्डर चार्ज, मर्डर का केस चल रहा था। हम्म। हम्म। मतलब आप उस पर्सन की बात करिए जो डिस्ट्रिक्ट जज बनने जा रहे हैं, उनके हम्म। खिलाफ मर्डर के चार्जेज हैं, मर्डर का ट्रायल चला है, और उस पर्सन को आप डिस्ट्रिक्ट जज बना रहे हैं, तो वहाँ पर नोटिफिकेशन आया हाई कोर्ट की तरफ से कि हम्म। जब तक आपका केस का फैसला नहीं होता तब तक हम आपको ज्वाइन नहीं कराएंगे। भले आपने पास हम्म। कर लिया, लेकिन जब तक आपका फैसला नहीं होगा तब तक हम आपको ये करेंगे। हम्म। अब उसको छोड़ दीजिए, आप प्रतिभा पाटिल जो राष्ट्रपति थी उनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उनके खिलाफ भी बहुत सारे केसेस थे, सारे केसेस को रातों रात खत्म कर दिया गया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत सारे केसेस थे, अमित शाह के खिलाफ बहुत सारे केसेस थे, सबको खत्म कर दिया गया। क्लीन चिट जिसको बोलते हैं, क्लीन हम्म। चिट का मतलब ही क्या है, वही है क्लीन चिट। क्लीन चिट लेते हैं, ये अपने पप्पू यादव साहब, ये 10 साल 12 साल जेल में रहे जिस सरकार के केस के चक्कर में, फिर हाई कोर्ट से इनको भी अक्विटल हो गया एक तरीके से। तो जब अक्विटल ही हो गए तो फिर मामला ही खत्म हो गया ना सारा। मतलब जी सर। एविडेंस की कमी की वजह से आपको छोड़ा जा रहा है, दैट इज द पॉइंट। जी सर, ये जो सेक्शन 29 आप दिखा रहे हैं सर, ये जो ऊपर ऊपर चीजें लिखी हैं, इन्हीं इन्हीं में से कुछ करेगा तो एक्शन लिया जाएगा। हाँ ऑब्वियसली, लिखा है ना, एवरी पुलिस ऑफिसर हु शैल बी गिल्टी, यहाँ पर गिल्टी कर दिया है, गिल्टी ऑफ एनी वायोलेशन ऑफ ड्यूटी और विलफुल ब्रीच और नेग्लेक्ट ऑफ एनी रूल। एनी रूल मतलब सीआरपीसी हो या बीएनएसएस हो, वट एवर, रेगुलेशन ऑफ लॉफुल ऑर्डर मेड बाई ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और हु शैल विड्रॉ फ्रॉम द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस विदाउट परमिशन ओके। और विदाउट हैविंग गिवन प्रीवियस नोटिस फॉर द पीरियड फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने तक लापता रहता है उस केस में, और हु बीइंग एबसेंट ऑन लीव शैल फेल विदाउट रीजनेबल कॉज, मतलब बिना बताए आप गायब रह रहे हैं, टू रिपोर्ट हिमसेल्फ फ्रॉम ड्यूटी ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच लीव, और हु शैल इंगेज विदाउट अथॉरिटी इन एनी एम्प्लॉयमेंट, कोई दूसरा बिजनेस वगैरह कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कुछ भी, अदर देन दिस पुलिस ड्यूटी, और हु शैल बी गिल्टी ऑफ cowardice, or who shall offer any unwarrantable personal violence to any person in his custody shall be liable, यहाँ तक ऑन कन्विक्शन बिफोर, ये कन्विक्शन लिख दिया है, और ये पुराना है यानी अंग्रेजों का लिखा हुआ कानून है, ऑन कन्विक्शन बिफोर ए मैजिस्ट्रेट टू ए पेनाल्टी नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, तो पेनाल्टी कितना, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स पे। अब जो सैलरी है 3 महीने तक के लिए, बस 3 महीने की सैलरी जाएगी, और टू इम्प्रिजनमेंट जेल विथ और विदाउट हार्ड लेबर, पहले लिखते थे हार्ड लेबर, अब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट लिखते हैं, सो विथ और विदाउट हार्ड लेबर फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, 3 महीने से ज़्यादा के लिए जेल भी नहीं होगा। मतलब आप कुछ भी कर लो 3 महीना में छोड़ देंगे हम आपको मोटे तौर पे, तीन तो महीने की सर ये जो सैलरी। ऊपर सर ये जो ऊपर लिखा है हु शैल बी गिल्टी ऑफ हम्म। कोआर्डेंस, इसका मतलब क्या वार्डिस होता है? वो मतलब क्या कहते हैं, भगोड़ापन वाली जो बातें हो गई ना। जो भाग जाता है। हाँ मतलब कुछ आया, प्रॉब्लम आया या कुछ आया तो भाग जाते नहीं है। भाग जाते हैं, अच्छा। हाँ, ठीक है। जैसे इंडिया चाइना वार हो रहा है, वहां पर जब आया हमला करने का तो भागा है पीछे से। और ये सर आगे अनवारंटेबल पर्सन वायलेंस, इसका क्या मतलब हुआ? हु शैल ऑफर एन अनवारंटेबल पर्सन वायलेंस, कोआर्डिस पर्सनल का वायलेंस। सिंपल मतलब ऐसे उसको क्या बोलते हैं, कायर, हिंदी में बोलते हैं कायर, हाँ डरपोक। जी सर, कायर। मैं हाँ। भी यही सोच रही थी, वही होगा। हाँ। और ये नेक्स्ट वाला सर, हु कौन सा, शैल। अनवारंटेबल पर्सनल, अनवारंटेबल मतलब जहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है पर्सनल वायलेंस के लिए। वारंट का मतलब आज्ञा पत्र, ऑर्डर के साथ आप वायलेंस कर सकते हैं। वायलेंस इन द सेंस, अब जैसे कि ऑर्डर मिल गया लाठी चार्ज करो तो कर दिया, लेकिन जहाँ हम्म। पर ऑर्डर है ही नहीं वहाँ जाके आप किसी का सर फोड़ के आ गए तो ओके। दैट इज अनवारंटेबल। वारंट नहीं है तब अनवारंटेबल। वारंट है मतलब, वारंट का सिंपल मतलब समझिए ऑर्डर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ठीक है सर। हम्म। तो अब देखिए यहाँ से आपको बता दिया, ये इंडियन पुलिस एक्ट है जो मैंने आपको यहाँ से शेयर कर दिया, और ये इंडियन पुलिस एक्ट में भी सब कुछ दिया हुआ है, ये अभी भी यूपी में पूछते हैं एग्जाम के टाइम पर, अभी चलेगा यूपी एपीओ का एग्जाम, तो देख सकते हैं 22 मार्च 1861 गवर्नर जनरल का साइन है, एक्ट नंबर है, एन एक्ट फॉर द रेगुलेशन ऑफ पुलिस, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। इसमें बस आपको ये देखिए दिखा देता है पुलिस का मतलब, इसी में बताया है पुलिस कौन है। पुलिस शैल इंक्लूड ऑल पर्सन हु शैल बी इनरोल्ड अंडर दिस एक्ट, जो पर्सन भी इनरोल्ड होता है इस एक्ट के तहत उसको हम पुलिस कहते हैं, चाहे तुम कोई भी पोस्ट होल्ड करो, डीएसपी जी। रहो, एसपी रहो, आईजी रहो, डीआईजी रहो, कोई रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो क्लियर हो गया ये सब। अब ये बताइए आपको 173 174 में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम वो वन आपने निकाला। सेवेंटी थ्री हाँ बताइए। क्या क्या निकाला सर?
वो क्या बोलते हैं अपना, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल वाला। नहीं देखिए, सर, वो अभी नहीं निकाला। हाँ जितना मैंने पढ़ा था। वो जितना अलग से मैट्रि उन्होंने सर जितना ने मैट लिस्ट। हाँ जितना मैं लग मैट्रिमोनियल मैटर है वो सारा नॉर्मली आपको नॉन कॉग्निजेबल ही मिलेगा। और आपको फैमिली मैटर मिलता है तो आप समझ लीजिए कि सब में आपके पास बड़े आराम से छूट है इसमें अपना कंप्लेंट फाइल करने का, जी सब में। सर। ये जो 174 था ना सर, हाँ जी। 174 में तो सर इन्होंने लिखा ही शैल एंटर। जो आपने ये हाईलाइट किया, शैल हाँ का मतलब है कि वो करेगा ही करेगा ना सर। जी, बिल्कुल करेगा ही करेगा। है ना सर। हाँ और जी। फिर आगे लिखा है टू एंटर द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन अ बुक टू कैप्ट। ये सर उनकी जो डेली डायरी, डेली वो होती होगी हम्म। पुलिस वालों की। ये उसकी बात कर रहा है ना सर। हाँ जी। अ, ठीक है। एज द स्टेट गवर्नमेंट में रूल्स प्रिस्क्राइब, रेफर द इंफॉर्मेंट टू द मैजिस्ट्रेट। सर ये तो वो कभी करते ही नहीं है। या फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट ऑफ ऑल सच केसेस फोर्टनाइट टू द तो मैजिस्ट्रेट। करते नहीं है उसका कारण है ना, इनको कुछ होना नहीं है। अगर ये तो सर सवाल अगर पूछ दे। यहाँ पे लिखा हुआ है, सर हम्म। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है हम्म। कि फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट ऑफ ऑल सच केसेस हम्म। फोर्टनाइटली टू द मैजिस्ट्रेट। तो हम्म। सर जब यहाँ पे लिखा है तो क्या कोई मैजिस्ट्रेट भी उनसे नहीं पूछता भी आज के दिन में कोई ऐसा केस नहीं आया या एक महीने नहीं, में कोई 15 ऐसा दिन केस। पर है ना फोर्टनाइट इंग्लिश, तो 15-15 दिन पर रिपोर्ट भेजिए आप। तो सर ये भेजते हैं कभी? मैंने तो किसी जज को नहीं देखा इनको कहते हुए कि अभी अच्छा। अब ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ इसलिए क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव है हम्म। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक तरीके से चला गया कि इसने भेजना है। अब ये 15-15 दिन पर ये भेजते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए नहीं भी भेजा, मान लीजिए 15 दिन के अंदर नहीं भेजा, एक महीने पर भेजा, 25 दिन पर भेजा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर ये सवाल आपसे पूछ दे, मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है और सवाल पूछ दिया एग्जाम के अंदर कि भाई अगर नहीं भेजा तो क्या होगा, तो इसको हम्म। सिंपल कहते हैं प्रोसीजरल इरेगुलरिटी। प्रोसीजर का ये इरेगुलरिटी है बस, और कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें किसी को दंड नहीं मिलता है, इसमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है, इससे किसी को इंजूरी नहीं होती है। अगर किसी को जी। इंजूरी होगी तभी तो कुछ काम करेगा ना, अदरवाइज नहीं करेगा। मतलब मोटे तौर पे समझिए कि जिसको आपने रक्षक वाला पोस्ट दे दिया कि भैया तुम पूरे सोसाइटी की सेफ्टी करना, वो आदमी हम्म। प्रोसीजर में लैचेज करेगा, वो आदमी प्रोसीजर को तोड़ सकता है। अगर तोड़ भी दिया तो कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं होगा, लेकिन अगर वो हम लोग और आप लोग तोड़ देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ऐसा कानून ही बनाया गया है, ये ड्राफ्टिंग ही ऐसी की, और लोगों को पढ़ाया भी ऐसे ही जाता है, इसका उल्टा पार्ट नहीं पढ़ाते हैं। ना तो मुझे पढ़ाया गया, ना तो आपको पढ़ाया गया, ना तो किसी को और को। और मुझे नहीं लगता कहीं यूट्यूब पर कहीं कोई मिलेगा, या कहीं भी नहीं मिलेगा। अब तो यूट्यूब बहुत बड़ा दुनिया है, बहुत बड़ा संसार है, लेकिन कहीं भी मैंने अभी तक नहीं सुना है, इतने दिन से वीडियो देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कहीं मैंने नहीं देखा कि हाँ अगर ये काम पुलिस वाला नहीं करेगा तो उसके खिलाफ ये एक्शन लिया जाएगा। वो सीधा बोलते हैं कि जी आर्टिकल 226। भाई हाँ आर्टिकल जी, टू, या फिर बोलते हैं कि एसपी को शिकायत कर दो बस। अच्छा एसपी को या मान लीजिए, अच्छा चलिए मैंने या मान लिया आपकी बात। 156 डाल दो बस। हाँ, अब जो भी ऐसा कहते हैं ठीक है, मैं मान लेता हूँ उनकी बात को एकदम इज्जत के साथ। एसपी को शिकायत करने से क्या होगा? सर एसपी के पास जाते हैं, वो ही कहते हैं अच्छा हमारे ही बंदे के खिलाफ शिकायत लेकर आइए। अभी जैसे ये सागर वाला केस हुआ, अभी जो आपने देखा वीडियो, इसमें क्या कर हम्म। लिया एसपी साहब ने, क्या कर लिया डीसीपी साहब ने, क्या किया, कुछ किया? यहाँ से उठा के दूसरे थाने में भेज दिया। तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना, सड़ा हुआ मछली है वो। तो अगर सड़ा हुआ जी मछली को एक टोकरी से निकाल के दूसरी जगह डाल दोगे, एक तालाब से निकाल के दूसरे तालाब में डालोगे, तो दूसरा तालाब सड़ा देगा वो। बिल्कुल सर। तो क्या कर लेते हैं इसमें, कुछ नहीं करते वो, क्योंकि इसमें सर नौकरी से हट। उसकी वजह है ना सर, इसकी एक और वजह भी तो है ना सर। हम्म। उन्होंने तो उसको एक एक तालाब से निकाल के दूसरे तालाब में डाल दिया, लेकिन जो वो लड़की है जिसके साथ इतना कुछ विक्टिमाइज है सर, उसको कोई ये चीज थोड़ी ना बता रहा है कि तू कोर्ट में जाके ये वाले सेक्शनों में जाके केस लगा दे। हाँ, ये भी नहीं वो है। तो सारी वीडियोग्राफी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। हाँ नहीं उसमें। अभी तक तो कोई बढ़िया एडवोकेट होता, अभी तक तो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन मूव ऑन हो जाती थी एक ये 200 में कि ये बंदे अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। अब और वो। सर वीडियोग्राफी सारी है ही है, प्रूफ पक्के हैं। तो सर फिर पुलिस को उसके खिलाफ एक्शन लेना, कोर्ट में केस लड़ता तो कोई एक्शन होता ही होता है ना। हाँ अब वो तो ये कोर्ट वाला काम नहीं करते हैं ना, ये तो सिर्फ कर रहे हैं कि हम एसपी को मिलेंगे, हड़ताल करेंगे, हड़ताल कर रहे हैं, एसपी को मिल रहे हैं, डीएसपी को मिल रहे हैं, मैं आईजी वही जो। वही तो बोल रही हूँ ना सर, जो हाँ। एडवोकेट्स हैं
जो आप बोलते हैं, आपने जो मुझे चीज समझाई है, हम्म। बहुत सारे एडवोकेट्स को ये चीजें नहीं पता जो आप मुझे समझाते हो। आजकल जो हमारी ये 1-to-1 क्लास चल रही है, इसमें जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सर मैंने आपको कई बार बता दिया कि ये चीज शायद ही मैंने कभी किसी सीनियर के मुंह से नहीं सुनी, ये कभी मैंने किसी जूनियर के मुंह से नहीं सुनी। तो सर नहीं सुनी इसका मतलब वो लोग नहीं इन चीजों की प्रैक्टिस करते, तभी तो नहीं सुनी ना सर। हम्म। हो सकता है, हो नहीं सकता, सर होता है, मेरे सीनियर भी नहीं करते। ये तो आपने मुझे बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया है। अ, अब सर मैं मतलब कि बहुत ही, ये कह लो कि आप इसको वास्ट ढंग जब से भी आपके, सीआरपीसी का। मैं देखिए आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ, आप चाहे तो नोट कर लीजिए। अगर पुलिस जी। वाले ऐसे कोई काम नहीं करते तो उसके लिए बहुत बढ़िया लीगल टर्म है, उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी। ब्रीच ऑफ हम्म। स्टैट्यूटरी ड्यूटी मतलब कानून में जो आपको ड्यूटी दी गई है वो आपने नहीं किया। जी। इसी को एक शब्द में अगर बोलना हो तो आप बोलेंगे ओमिशन। जी। तो आप बड़े मजे से बोल सकते हैं कि इन्होंने डिलेरिक्शन ऑफ ड्यूटी किया है, ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी। अब इतना भारी वर्ड बोलेंगे तो कोर्ट में कोई भी जज साहब होंगे तो कहेंगे हाँ भाई नॉलेज तो है, और नॉलेज है भाई, ऑब्वियस सी बात है, दिया तो होगा ना। आपने लिया हम्म। मैंने दिया तो हुआ, नॉलेज क्यों नहीं आएगा। जी। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी कह लें, ओमिशन कह लें। अब इसको जो है ना, देखिए कोई इस बात को नहीं पढ़ता है। पढ़ने वाले पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं इस बात को कहता हूँ, लेकिन या तो वो बताते नहीं या तो वो पढ़ते नहीं, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। अभी जो भी सर्विस लॉ है हर कोई जान रहा है, लेकिन उस सर्विस लॉ को आप इसके साथ कनेक्ट कीजिए कन्विक्शन वाले पार्ट पर। कोर्ट में उस बंदे को कन्विक्ट कराने की कोशिश कीजिए कि क्या सर्विस रूल क्या कहता है, व्हाट इज द सर्विस रूल रिगार्डिंग द पुलिस। जी। पुलिस का सर्विस रूल क्या है। जी। ये तो हम लोग इसी में खो जाते हैं कि भाई उसने उसको पीट दिया तो चालान काट दिया तो ये कर दिया वो कर दिया। उनको जिस चीज की नौकरी मिली है नौकरी से उनको हटाने का तरीका क्या है, जिसकी वजह से हम्म। इतना वो उपद्रव मचता है, या जितना जिसकी वजह से ये उपद्रव मचाते हैं, वो तो है नौकरी, वो तो है वर्दी। जी। तो वर्दी, अगर कोई ये जान जाए, आपका कमजोर नस दबा दे कि भाई तुम्हारी वर्दी ऐसे जाएगी या तुम्हारा कमजोर नस ये है, तो फिर आदमी शांत हम्म। रहेगा। बिल्कुल। तो पब्लिक को कभी ये बताया नहीं जा रहा है। जी। हम उसमें क्या कर देते हैं, इसमें हाँ रिट डलता है, मैं मानता हूँ रिट में आता है कि उसमें उसको ऑर्डर दिया जाएगा, फिर जज साहब कहेंगे कि हाँ तुमको ये सस्पेंड करते हैं। ये बात सही है, मैं मानता हूँ इस बात के लिए। लेकिन जी। क्या हम इसको सर्विस रूल्स के जरिए इसको हम खराब कर सकते हैं, मतलब सर्विस रूल्स के जरिए इसको हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते, दैट इज द पॉइंट। हम्म। 226 में लेके जाएंगे तो वो उसमें तो हम लोग कहेंगे कि हाँ इसने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करी, आप इसको ऑर्डर दो, ये सब ठीक ठीक है। हम्म। और उससे बड़ी बात कि इसमें कन्विक्शन तो नहीं होता है। चलिए 226 में हमने केस फाइल कर दिया, मान लीजिए पुलिस वाले ने ये नहीं किया वो नहीं किया ये किया वो किया, सब ठीक है, लेकिन आपने उसको उस हम्म। पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कन्विक्ट नहीं किया जो वहां पर लगा हुआ है। 198 में कन्विक्शन कितने पुलिस वालों का हुआ है, बहुत कम। सर कि कोई 198 में जाएगा तभी तो। हाँ 198 में सर कन्विक्शन है जाते ही तो कहाँ है पुलिस। जाता ही नहीं है। सर एडवोकेट्स सर एडवोकेट्स ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में हाई कोर्ट का ही रूट दिखाते हैं उनको। हाँ रिट में चले जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सर वहां मिलती है मोटी फीस। हाँ 198 जाएगा मैजिस्ट्रेट के पास, हाँ। यहाँ फीस मिलेगी छोटी सी। तो फिर वो कहते हैं इतना क्यों करना, पुलिस से पंगे लेने हैं तो हाई कोर्ट चलते हैं, अब मोटे पैसे कमाते हैं। हम्म। तो सर हाई 190, कोर्ट की हाँ बिल्कुल फीस ही बिल्कुल। तगड़ी होती है। एडवोकेट्स इस लालच में भी तो सर ये छोटे केसेस में मतलब यानी कि 198 कह लो या 200 कह लो, इसमें इसीलिए तो जाते नहीं है। वो कहते हैं कि मतलब कि फीस ही थोड़ी सी मिलेगी नीचे निचले लेवल के ऊपर केस लगा के। हाँ, मैं जो बात कह रहा हूँ अगर गलत है तो उसको मैं तो कहता हूँ काउंटर कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 198 है, बीएनएस का सेक्शन है। बीएनएस अपने जी। आप में पीनल प्रोविजन है, मतलब दंड वाला कानून है आईपीसी के बिल्कुल जैसा। सर, बिल्कुल। तो बिल्कुल दंड सर। मिला ना, अगर जी। कन्विक्ट कर दिया, मजिस्ट्रेट ने कन्विक्ट कर दिया, मतलब उस हम्म। पर्सन को दंड मिला। जी। जी। तो क्या किसी आदमी को एक दिन जेल में रखे, चाहे एक साल जेल में रखे, चाहे 6 महीना जेल में रखे, तो उससे दंड दंड नहीं मिला, दंड तो मिला। कन्विक्शन हुआ दंड तभी में। तो आपने दंड दिया, दोषी पाया तभी तो आपने दंड दिया। अनलेस ए पर्सन इज जी। नॉट ए जी। गिल्टी तो आप उसको दंड तो दे नहीं सकते, सेंटेंस तो दे नहीं सकते, पहले गिल्टी करेंगे कन्विक्ट करेंगे तभी तो सेंटेंस देंगे, सजा देंगे।
तो जो कोई आदमी जी। जिसको की सजा मिल चुकी है, जो गिल्टी हो गया है कोर्ट की तरफ से, क्या हम्म। उसको नौकरी पर रहने का अधिकार है? उसके लिए डिपार्टमेंट क्या करेगा? डिपार्टमेंट उसको रखेगा? सर रखना तो नहीं चाहिए। रखना तो नहीं चाहिए। बाकी मर्जियां तो चली अब जाती हैं अब जैसे इसमें अभी ये आपको। चीज, हाँ, इसका एक मैं इसका जो प्लस माइनस भी बता देता ऑलरेडी। हूँ। मान लीजिए कि कन्विक्शन हो भी गया, मान लीजिए कन्विक्शन हो गया, ठीक है, तो इसको जेल हम्म। नहीं होगी। ये बात तो मैं कह रहा हूँ, जेल नहीं हम्म। होगी, क्योंकि 3 साल तक का अगर मामला रहता है तो थ्री एट्टी हम्म। नाइन था सीआरपीसी में, उसमें है कि आप इंस्टेंटली बेल मिल जाएगा आपको, ठीक है, बेल मिल गई, आप अपील में हम्म। चले जाएंगे, मजिस्ट्रेट से चले जाइए सेशन कोर्ट में, वहाँ जाकर के मैटर चलेगा। अब सेशन मान हम्म। लीजिए आपके खिलाफ चला गया तो आप हाई कोर्ट चले जाइएगा, हाई कोर्ट से चले जाएंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। हम्म। लेकिन एक कोर्ट ने तो आपको कन्विक्ट कर दिया ना, बात ये हो गई। हम्म। मुद्दा तो यही है। हम्म। उस पॉइंट से समझना है तो हम लोगों को तो बस उसको देखना है कि कहाँ कहाँ होता है। बड़े बड़े मामलों में फंसते हैं तब, जैसे कि रेप केस हो गया, फॉल्स एविडेंस बनाना हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। फर्जी, जो कहते हैं ना, पिस्टल रख देते हैं और बाद में उसको कहते हैं कि तुम्हारे पास से पिस्टल बरामद हुआ, तमंचा बरामद हुआ, ये सब तो हम्म। झूठा गवाही गढ़ना है, इसमें तो बड़ा बड़ा सजा है। जी जी। अब इसमें पुलिस के खिलाफ कौन केस कर रहा है? कोई भी नहीं जाता। पार्टी ऐसी ही डरी रहती है। हम्म। और बीएनएस ऐसा है कि सबके ऊपर भारी पड़ता है, तुम पुलिस वाले रहो, चाहे आईजी रहो, चाहे डीआईजी रहो, चाहे प्रधानमंत्री रहो, सबके ऊपर लगेगा। इवन राष्ट्रपति के ऊपर भी लगेगा जब, लेकिन जब राष्ट्रपति आप नहीं है तब, गवर्नर नहीं है तब, स्टेट के ऊपर भी लगेगा। वो किसी को नहीं छोड़ता है, जी। इतना पावरफुल है। ओके। सर ये 174 का ये जो थर्ड है ना सर, थर्ड हम्म। रूल, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? 174 का हाँ थर्ड, जी। हाँ जी। इसमें ये कहा है, देखिए 174 को पहले समरी में एक लाइन में समझना है, तो बस ये समझिए कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला है, तो नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला है, तो उसके प्रोसीजर क्या होंगे, उसकी जी प्रक्रिया क्या होगी, ये जी। जी 174 में सिंपल बताया है। तो पहले जी। वाले में बता दिया कि अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना तुमको देगा तो तुम उसको हम्म। नोट पक्का करोगे, उसको जी इंटर करोगे, पक्का नोट करोगे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद दूसरा काम जी। करना है कि उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजने का, उसको सजेशन दोगे, उसको रेफर करोगे कि भेज दे। तीसरी बात, हम्म। कि जितने भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना तुम्हारे पास आती है, हर 15 दिन पर हम्म। तुमको मजिस्ट्रेट के पास वो सूचना फॉरवर्ड करनी है। हम्म। एक एक प्रक्रिया, एक प्रोसीजर खत्म। उसके जी। बाद सब सेक्शन 2 में है तो क्या बोलता है? नॉन हम्म। कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में किसी भी पुलिस हम्म। वाले को ये पावर नहीं होगा कि वो मजिस्ट्रेट से बिना परमिशन लिए हुए केस में हम्म। इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। यानी जब तक हम्म। मजिस्ट्रेट परमिशन देंगे नहीं, जब तक ऑर्डर हम्म। देंगे नहीं, तब तक वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकता। तीसरे में हम्म। आइए, तीसरे में कहता है कि जब हम्म। पुलिस को परमिशन मिल गई, मान लीजिए पुलिस को, ऑफिसर को मजिस्ट्रेट से परमिशन मिल गई कि जाओ इन्वेस्टिगेशन करो, तो हम्म। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको सारी शक्तियां मिल जाएंगी। जैसे कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन करता है, वैसे नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन करेगा, सब कुछ करेगा, तलाशी लेगा, सर्च सीजर सब कुछ करेगा। लेकिन एक काम हम्म। नहीं कर सकता है, वो ये कि बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता है। ये मेजर हम्म। डिफरेंस है नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में। अगर नॉन हम्म। कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें बिना वारंट के आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, और कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब सेक्शन 3 में ये कहा है। सब सेक्शन हम्म। 4 में कहता है कि अगर मान लो तुम्हारे पास 4-5 सेक्शन ऐसे हैं जो नॉन कॉग्निजेबल है, और कोई एक सेक्शन भी कॉग्निजेबल तुमको मिल जाए, तो जो पूरा केस हम्म। होगा, वो पूरा केस जो हम्म। है वो बन जाएगा कॉग्निजेबल इन नेचर, ये कॉग्निजेबल केस में बन जाएगा, ये इनका कहना है। तो सर अगर सेक्शन 3 के टाइम पे जब जैसे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सीज एंड सर्च वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, और हम्म। उसके दौरान भी अगर उनको कुछ ऐसा पता लगे कि अ, जैसे कि वो कॉग्निजेबल है, हम्म। यानी कि किसी या फिर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने की जरूरत पड़ जाती है, तो तो सर फिर नहीं उनको करेंगे। वारंट लेने की जरूरत तो नहीं है ना जैसा नहीं, आपसे? नहीं, नहीं करेंगे, उनको मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा। भाई ये जो केस है, जिसको हम नॉन कॉग्निजेबल समझ रहे थे, ये तो कॉग्निजेबल हाँ, निकला। तो बताना पड़ेगा उनको।
उसके बाद ही कर सर सकते हैं। इतनी देर में अगर सामने वाला एक्यूज भाग ही गया वहां से तो? तो इसमें तो जो देखिए, भाग गया नहीं भागा वो तो बात की चीज़ है। लेकिन अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर नॉन कॉग्निजेबल से कॉग्निजेबल में है तो अरेस्ट तो कर सकता है। सर मेरे कहने का मतलब है कि हम्म, पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कर रही है, ठीक है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करते 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 जब वो एक्यूज्ड तक पहुंचती है तो उनको ये पता लगता है कि इसने तो मतलब कि जिस हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहे हैं इसके साथ साथ इसने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कर रखा है। हम्म। तो तो अगर सर उस टाइम हम्म पे वो उसको पकड़ेगा या जज से बोलकर आएगा कि सर मैं ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन करते करते मुझे ये दूसरी चीज भी पता लगी है, तो अब मैं मेरे को उसके अरेस्ट के वारंट चाहिए। बिकॉज सर ये तो बोला गया ना 173 में कि अगर उसको किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पता चलता है तो उसको वारंट की जरूरत ही नहीं है। देखिए, जो आपने बोला है ना, उन सब पे क्वेश्चन भी बना हुआ है। आप जितना पूछ रहे हैं, ये सब पे हम्म। क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें अराउंड 43 समथिंग क्वेश्चन है। ये सब हम्म। उसी के ऊपर है। इसमें मुद्दा सिर्फ सिंपल ये है कि अगर, देखिए आपका शायद ये ये आ क्वेश्चन गया, नंबर ये सर आ गया है कौन? ना। देखिए, हाँ जी। इफ, आप पढ़ लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए। If the cognizable offense is later found false है, but sir ये तो हाँ ठीक है then ना। it initiated with magistrate order ठीक है, देख becomes लीजिए। valid if initial disclosure नहीं तो आप existed। कहेंगे तो मैं ये पूरा पीडीएफ दे दूंगा आपको। हम्म। इसमें सारे सवाल के जवाब आपके मिल जाएंगे। इसमें पहला तो है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस था, कॉग्निजेबल हम्म। ऑफेंस बाद में झूठा पाया, ये नॉन कॉग्निजेबल हो गया। तो जब नॉन हम्म। कॉग्निजेबल हो गया तो अब ये कॉग्निजेबल था तो मजिस्ट्रेट से तो ऑर्डर लिया नहीं, हम्म। बाद में नॉन कॉग्निजेबल हो गया। आप ही का क्वेश्चन उल्टा हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। हम्म। हम्म। तो हम्म। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि वैलिड होगा यदि इनिशियल डिस्क्लोजर एग्जिस्ट करता है तो, यानी शुरुआत वाली बात अगर एग्जिस्ट करती है कि हाँ शुरुआत में मामला कॉग्निजेबल था, तो इसने जो कुछ भी हम्म। किया वो सब सही रहेगा, वैलिड हो जाएगा। यही बात उस पर भी लागू हो जाएगी जो आपने सवाल पूछा है। क्वेश्चन का आंसर समझ में तो आया? सर इसका मतलब वो अरेस्ट कर सकता है ना फिर, कर सकता है, हाँ कर सकता है। अगर उसको वो नॉन कॉग्निजेबल हाँ, ऑफेंस की। इनिशियल में था कि हाँ नॉन कॉग्निजेबल था, अब उसके बाद ये हम्म। कर सकता है। हम्म। वो वाला भी मेरे को लगता है कि क्वेश्चन मेरे को गुजरा है, मैं क्वेश्चन नंबर देख लेता हूँ। आपका जो भी है बताते चलिए, मैं आपको ये दे दूंगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रहेगा। कोई नहीं सर, मैं देख लूंगी। हाँ देख लीजिए। नीचे आंसर्स तो होंगे ना सर? बहुत सिंपल है। एक देखिए, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 28। इफ पुलिस मिस्टेकनली ट्रीट ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसको पुलिस ने गलती हम्म। से क्या समझ लिया, कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल हम्म। समझ लिया तब तो वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, किसी को अरेस्ट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अब वैसे केस में हम्म। प्रॉपर रेमेडी क्या है, कोर्स का मतलब रेमेडी, सीक मजिस्ट्रेट्स अप्रूवल। क्योंकि ये शुरुआत में क्या निकला था, नॉन कॉग्निजेबल। हम्म। ठीक है। तो सर इसका मतलब उनको मैजिस्ट्रेट से पूछना ही पड़ेगा। इस केस में पूछना पड़ेगा। आ, दोनों ही नॉन आपके सामने है। कॉग्निजेबल ऑफेंस एज अ कॉग्निजेबल, अगर मिस्टेक हुआ है तो की बात कर रहे यानी हैं। कि स्टार्टिंग में ही उसने कॉग्निजेबल की तरह उसको ट्रीट करना शुरू कर दिया हाँ लेकिन था वो नॉन हाँ कॉग्निजेबल। हाँ, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। उसके पॉइंट पर ये बात कर रहे हैं। मैं ये आपको दे देता हूँ अभी, आप एक बार अपने हिसाब से पढ़। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बढ़िया चीज़ है कि आपको मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक सेक्शन से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम के पर्पज से मत सोचिए। एग्जाम एग्जाम साइड में हम्म। गया, आपके मन में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे, और सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको एक एक सेक्शन का जो क्लॉज है, सब सेक्शन है, उसके ऊपर कमांड हो जाएगा। अभी अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं उसको आपको एकदम, मतलब आपको कहीं बेयर एक्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर ये आपने देखना शुरू कर दिया ना क्वेश्चन, तो आपको ज़रूरत ही नहीं हम्म। पड़ने वाली है। जैसे अभी आपको, जैसे मैंने 174 ही बोला, इसमें क्या देखना है, कुछ नहीं देखना है, चार हिस्सों में बांट देना है। एक में पहले हम्म। इन्फॉर्मेशन मिलेगा, हम्म। 174 का सब सेक्शन 1। हम्म। 174 के सब सेक्शन 2 में इसको पुलिस को अथॉरिटी है ही नहीं करने का। हम्म। 174 के सब सेक्शन 3 में अथॉरिटी दे दिया है, लेकिन वो हम्म। अरेस्ट नहीं कर सकता है। और हम्म। 174 के 4 में कहा है कि केस कॉग्निजेबल हो जाएगा।
अगर वो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों है, तो यही तो चार चीज़ें लिखी है। इसमें भी जी। अगर थोड़ा सा और इन डेप्थ चला जाए तो दो सब सेक्शन में पड़ जाता है, 1 और 2। 2 में कहता है कि 15 दिन में नोटिस, 15 दिन में रिप्लाई भेजो वहाँ पर, मतलब मजिस्ट्रेट के पास भेजते रहो, नॉन कॉग्निजेबल। इसमें कहता है रेफर द इन्फॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट। और तो कुछ है ही नहीं, निकाल के देख लीजिए, सेम यही कहानी मिलेगी आपको यहाँ पर, हम्म। है ना। हम्म। तो मतलब याद हो जाएगा, चीज़ें अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगी आपको यहाँ से। और बताइए, और क्या जानना है। सर ये 175 176 तो मैं समझूंगी पूरा अच्छे से। हाँ नहीं, पूरा आप इसमें जो समय लेना है लीजिए, एक एक शब्द को एकदम निचोड़ निचोड़ ये के पूछ ये लीजिए। 173 और 174 तो समझ आ गया सर मुझे। हाँ ये, और इसमें हमेशा इसका काउंटर जरूर रखना है आपको। मैं बार हम्म। बार कह रहा हूँ, काउंटर सर जरूर रखना सर ये है। 173 में ना, हाँ। अम्म, और आपके पेयर एक्ट में अग- नोट्स फॉर क्लोजेस है सर? क्या मैडम? नहीं मेरे में नहीं है, आपके मेरे पास में नहीं, जो ये ये तो बेयर पेयर एक्ट एक्ट। है ना, सिंपल बेयर एक्ट है। देखिए, सर फिर मैं बता दूं इसमें क्या लिखा है, फिर आप थोड़ा आप समझा भेज देंगे? दीजिए, मुझे भेज ही दीजिए उसको। फोटो खींच के भेज दूं? हाँ भेज दीजिए, जब आराम से कर ही रहे हैं तो, रात अपनी है बात अपनी है, तो करेंगे हम लोग काम आराम से। ये मैं भेज रही हूँ सर आपको। इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी है ना, जो भी सेक्शन हम्म। आपको यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में मिलेंगे, सबका काउंटर रखना है। काउंटर इन द हम्म। मतलब, अगर पुलिस वाले ने इसको ब्रीच किया तो क्या होगा, इस काम को नहीं किया तो क्या होगा। इन जनरल सब में 198 लगेगा, सामान्य तौर पर। किसी में ज़्यादा बिल्कुल। कर दिया तो ज़्यादा लग जाएगा, जैसे पकड़ के बंद कर दिया तो फिर अलग, वही रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 341 42, वो सब लग जाएगा। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, मारपीट, कन्फेशन ज़बरदस्ती निकलवाना 330 330 आईपीसी, वो सब लग जाएगा। जो जो अपराध वो करेगा वो सारा सारा यहाँ पर लगता जाएगा। एक्सटॉर्शन करेगा तो एक्सटॉर्शन का लग जाएगा, डकैती जो भी मतलब करेगा ये काम, वो सारा लग जाएगा यहाँ पर। सर ये मैंने दो भेजे हैं। एक ठीक है, एक मैं देख नाइन, लेता हूँ उसको भी, एक सेकंड। आगे पीछे से दो थे। नोट्स ऑफ उसमें क्लॉजेस है था। क्या आपका, आपके तरफ से क्या है वो आप बताइए मुझे, तब तक मैं सर देखता हूँ। मुझे ना इसमें ना, एक सेकंड अ, में इसको, ये है बस, ये देखिए रहा सर। यही है ना। हाँ 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 हाँ, ये कहाँ चला गया, चेंज हो नहीं गया शायद। इससे अगला पेज सर, अगला पेज इससे। नहीं नहीं, आगे जाइए सर। हाँ ये था ना। ये रहा सर। हाँ। इट इंटर अच्छा, मैं आलिया इसको आल्सो। पीडीएफ समझ रहा था तब से, ये इमेज है ना, इसे लिखने की कोशिश करा है मैंने, हाँ। जी। It inter alia also provides that recording of such information shall be videographed, and the police officer shall get the statement of the person recorded by a magistrate under 183(6)(a, ठीक है, as soon as possible, and a copy of the information as recorded under subclause 1 shall be given forthwith free of cost to the। इसमें क्या दिक्कत है बताइए मुझे। सर ये सेक्शंस का क्या बोल रहे हैं, ये इसका सेक्शंस? पीछे वाला पार्ट को मैं देखिए कुछ नहीं, अच्छा 183 आप निकाल लीजिए। अब 183। हाँ 183 निकालिए, मैं अभी बता, 1 मिनट में समझ में आएगा, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। 183 में सर है ये तो क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। हाँ तो ये किसके पास होता है, मजिस्ट्रेट के पास होता है, ठीक है। सर ये ए क्या है इसमें फिर, अंडर आइटम ए ऑफ सब क्लोज 6 ऑफ क्लोज। देखिए देखिए, मैं ही निकाल दूँ क्या, 1 मिनट रुकिए। ए तो हाँ, सर इसमें है ही नहीं कोई भी। 1 मिनट, अब हो सकता है मैं दिखाता हूँ, लिखता हूँ। वन वन एट्टी एटी थ्री 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 थ्री। ये रहा 183। हाँ जी। ओके, यहाँ पर है 1, एनी हम्म। मजिस्ट्रेट, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पार्ट है प्रोवाइजो, इसी को ये लिख दिया होगा शायद से। लेट सी, कहाँ गया आपका मैटर। 183(6) है मैडम, हम लोग भी पीछे पड़े हुए हैं। 1 मिनट। 6 भी नहीं है सर इसमें तो कोई भी। है मैडम, है, देखिए निकाल रहा हूँ, देखिए ये रहा 6। 183 में। 6, अच्छा हाँ है। वही मैं वो कहूँ कि नीचे आप, का। आपने मुझे मैं सोचूं ये कैसे ऐसे हो गया। 183, 164 का जो बयान पहले होता था वही है 183। 161 में पुलिस करती है ना बयान लेती है, और 164 में पहले मजिस्ट्रेट लेते हैं, तो वही अब 183 बन गया है। अब इसमें कुछ है नहीं, सेक्शन वही रेप सेक्शन लगा हुआ है मैडम। अब एक तो सौ आपको, चौसठ सर। हाँ ये 164 वाला तो है, आप निकाल के देखिए, मैं गलत क्वेश्चन सेक्शन कोट कर रहा हूँ तो देख लीजिए, मिला लीजिए आप। 164 का अभी नया सेक्शन कौन सा बना? हम्म,
जी सर। है। हाँ सर, ये वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम हो गए सारे। बस इसमें बस इतना ही कहा है कि सर जो मैंने महिला। सुबह इसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, तब तो मिला नहीं। अब मैंने कहा फोर आपने के इतने बाद कुछ है ही कॉन्फिडेंस नहीं। से बोल दिया ना कि मैं भी 10 सेकंड सोचने लगे ये गड़बड़ कैसे हो गई। पढ़ा तो मैंने भी है। आधा दिमाग सर्दी में, आधा दिमाग आपकी बात पे। मैं बोला ये गड़बड़ कैसे। मेरी सर्दी में ठीक है ना होता सर। है, आंख से पानी बहुत आता है मेरे को सर्दी में। तो कभी कभी आंख खोलने हम्म। का मन नहीं करता है। तो बोलो चलो देखते हैं। अब समझ में आ गया। अब तो नहीं दिक्कत है। जी अब सर। हाँ। सर और अब बताइए। क्लियर हो गया। अब अब क्लियर हो ठीक गया है। ना। हाँ जी सर। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, जी। अब इसमें आगे वाला सेक्शन पढ़ लेंगे आप। अब देखिए जब भी आप पढ़ेंगे ना अगला सेक्शन, मतलब 175, तो 175 में जो भी टर्म आपको नहीं आएगा समझ में, वो आप नोट कर देना पेज पर। जी। वो मैं 175 के कॉन्टेक्स्ट में, और उसको मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, अगर नहीं याद रहे तो लिख लीजिए बेरेक्ट पर कि इसका हम्म। काउंटर सेक्शन हमेशा रेडी रखना है। काउंटर का मतलब मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पुलिस वाला ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा। जी सर। दो ऑप्शन है। पुलिस वाला ये काम जी। नहीं करेगा तो पीड़ित के साथ क्या होगा, पीड़ित के पास क्या रेमेडी है विक्टिम के पास, और पुलिस के खिलाफ क्या कर सकते हैं। जी। दोनों ही ऑप्शन हमें खुला रखना है। तो पुलिस का जी क्या सर। बिगाड़ेंगे वो पता होना चाहिए, और विक्टिम को कैसे बचाएंगे वो पता होना चाहिए। जैसे अभी 173 सब सेक्शन 4 में कहा, एफआईआर नहीं रजिस्टर करते हैं तो एसपी के पास चले जाओ, रिटर्न में लिख के दे दो, बाई हम्म। पोस्ट भेज दो, वहाँ लिखा है। हम्म। लेकिन वहाँ ये नहीं कहा कि क्यों नहीं करेगा। अच्छा, वहाँ पर ये भी कहा कि 14 दिन का इंक्वायरी होगा, डीएसपी साहब के परमिशन से होगा। डीएसपी साहब कहेंगे हम्म। तो इंक्वायरी होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। 3 साल हम्म। से 7 साल वाले मामले में इसका मतलब ये होगा कि 3 साल से नीचे की अगर सजा का प्रावधान है तो उसमें कोई इंक्वायरी नहीं होगा, एफआईआर रजिस्टर हो हम्म। जाएगा। लेकिन अगर उसमें हम्म। एफआईआर रजिस्टर कर भी लेगा तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। पूछिए क्यों, हम्म। क्योंकि 3 साल से नीचे की सजा है तो उसमें तो ऐसे भी अरेस्ट नहीं करेगा। उठा लीजिए उसको, अपना अरनेश कुमार को। अवनेश जी कुमार में सर। तो ऐसे भी है ना, 7 साल तक के मामले में आपको पकड़ने का परमिशन है ही नहीं। तो वो तो 3 ही साल तक की हम्म। सजा है, समझ रहे मेरी बात। जब 1 साल से जी सर। 3 साल तक के लिए जेल की सजा है, उसमें आप क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में किसी पर्सन को पकड़ के जेल में डालेंगे? आंसर है नो। हम्म। अरनेश कुमार की वजह से ये सीन हो जाएगा। उसमें आप नोटिस भेजिए। जी। 3 साल से 7 साल वाले में भी आपको क्या करना है, नोटिस ही भेजना पड़ेगा, अरनेश कुमार की जी। वजह से। ये भी यहाँ पर पक्की बात है। बट इसमें यह कह दिया कि हम एफआईआर भी रजिस्टर नहीं करेंगे जब तक कि डीएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन, ये सॉरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके रिपोर्ट नहीं आती उधर से। 14 डेज और लेट करेंगे तो 14 दिन में पीट के पालने वाला और डबल मार के भाग जाएगा, खर्चा पानी दे के मैनेज बट कर सर लेगा। वैसे वैसे मैंने देखा है तो सर, पुलिस वाले, मुझे नहीं लगता कि वो कोई 7 साल का, जैसे 420 में सर 7 साल की सजा होती है। हम्म। तो सर वो 420 में तो एफआईआर करके पकड़ के जेल ले जाते हैं जज साहब के पास। वो तो ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि हम नहीं लेके जाएंगे, पकड़ के तो ले तो जाते वहाँ हैं पर सर। ये देखिए बहुत बढ़िया सवाल है आपका। तो यहाँ पर डिस्क्रेशनरी पावर दिया है ना, यहाँ पर देखिए ये जो आपने भी पूछा, ये सब सेक्शन 3 का पार्ट है। इसमें क्या लिखा है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, आपने सवाल बहुत बढ़िया पूछा। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 175 ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना की प्राप्ति होने के बाद। कौन सी सूचना? हम्म। रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस हम्म। की होने की सूचना, विच इज मेड पनिशेबल। अब वो ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें दंड कितना है, फॉर 3 years या हम्म। मोर, तो तीन हम्म। साल या 3 साल से ज़्यादा, बट लेस हम्म। देन 7 year। तो 3 साल से सात हम्म। साल वाला मामला आ गया। अब कॉमा दिया, द हम्म। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में। अब ये मैं क्या आ गया कर सर। दिया, थाना प्रभारी यानी एसएचओ के हाथ में सारा चीज दे दिया। द बॉल इज इन द हैंड्स ऑफ द एसएचओ। अब इसकी मर्जी है, इसकी मर्जी चलेगी, डिस्क्रेशनरी पावर चलेगा फिर इसका। सर, फिर अवनीश कुमार की जजमेंट का क्या यूज है? तो यही तो काट रहा है ना एक तरीके से, लेकिन हाँ तो सर ये करेंगे फिर नहीं। इसका मतलब अवनीश कुमार की जजमेंट के बाद इस क्लोज को हटा ही देना चाहिए था। नहीं नहीं, अरनेश कुमार का जजमेंट है अरेस्ट करने पर। हम्म। अरनेश कुमार का जजमेंट कहता है सर कि अरेस्ट वैसे। ही तो करते हैं, मैं वही तो बोल रही हूँ, जो फोर हाँ ट्वेंटी के केसेस हैं उसमें 7 साल की सजा है सर। हाँ ठीक है। तो सात ठीक साल है। तक, सात तो साल सर तक की उसमें सजा है। हाँ उसमें बोलिए तो आप फिर अभी। फिर उसके हिसाब से तो जो आप मुझे बता रहे हैं, हम्म। तो उसमें तो फिर नोटिस ही देना होगा ना, अरेस्ट तो नहीं कर सकते ना। बट सर ठीक है, वो तो कर बहुत लेते बढ़िया। हैं।
अब सुनिए। कर भी लेते हैं, जज साहब के ठीक है। सामने पेश भी करते हैं, और जज ठीक। साहब ऐसे भी नहीं बोलते कि सुनिए। आपने अवनीश कुमार की गाइडलाइंस को साइड पे कैसे कर दिया, हाँ। इस बंदे को अब अरेस्ट इसमें कैसे कर अब इसमें जो आपने कहा ना, अब इसमें अगले क्लास में हम लोगों को अरनेश कुमार का गाइडलाइंस अच्छे से समझना पड़ेगा। दिया जी। इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अरनेश कुमार के केस में 7 साल तक के लिए जेल की सजा वाली बात है, लेकिन हम्म। उसमें अपराध का नेचर भी तो देखा जाएगा ना। ठीक है सर, हम अपराध अवनीश का। कुमार को ही अवनीश हाँ। कुमार को ही पढ़ेंगे पहले। अगला बार अरनेश कुमार को आप अभी से नोट कर लीजिए, मैं भूल जाऊं या आप भूल मैंने लिख जाए। लिया सर। हाँ, तो आप हम लोग अरनेश कुमार के गाइडलाइन को एक एक लाइन को पढ़ लेंगे। फिर आप चौड़े ठीक। होकर उसके भी सारी बातें निकाल के कहीं भी। ये बहुत काम की चीज़ है जजमेंट। बहुत काम का जजमेंट है अरनेश कुमार। ठीक है सर। ठीक है। तो वो हम लोग अगले सेशन में अरनेश कुमार पढ़ेंगे। और इसको आप जितने आराम से पढ़ रहे हैं ना, उतने आराम से मुझे नहीं लगता आज तक मेरे बैच में किसी ने पढ़ा है। किसी ने नहीं। क्योंकि थैंक आप यू। इसको बहुत आराम से पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से सीखेंगे। मैं कह रहा हूँ जिंदगी भर के लिए कभी आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ऐसी दवाई मिल रही है आपको। वन टाइम सर से रही है। जरूरी है, मैं सर मेरा मैं इस चीज के लिए मेरा ये स्वभाव है सर। अगर किसी काम को करना है ना तो हम्म। तसल्ली से और तब अच्छे से करो कि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। अगर हम्म। नहीं घुस रहा ना, तो इसका मतलब वो आपको आता नहीं है, तो दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। नहीं तो नहीं, सर मैं मैं इस मेरी बात पे बात बहुत सुनिए अग्री सर करता अपनी। हूँ। आप ऐसे भी मैं हम लोग जानते हैं मैडम कि जो, मैं इतना जानता हूँ कि जो पंजाबी कम्युनिटी होती है बहुत मेहनती होती है, बहुत मेहनती। मेरे सर फादर जब मेरा जीवित थे वो कहते थे कि पंजाबियों को कभी आज तक मैंने भूखे मरते नहीं देखा, कभी भी नहीं। छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा काम कर लेंगे लेकिन भूखे नहीं मरेंगे। हमारे यहाँ लोग भूखे मर जाएंगे, काम नहीं करेंगे। सर मेरे को ये है कि मैं बल्कि अभी इतनी बड़ी एडवोकेट तो नहीं हूँ। चलो पैसे कमा रही हूँ, थोड़े बहुत फीस लगा रही हूँ, टाइम भी लगा रही हूँ, अगर उस फिर भी मुझे ना समझ आए तो फिर फायदा क्या। इससे अच्छा हम्म। धीरे धीरे कर लो। दो दो पैसे और एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए प्रॉपर समझने की, वो प्रॉपर हो हाँ, जाएगी। इतना जितना टाइम हम लोग दे रहे हैं ना, इतने आराम से रिलैक्स होके कूल होके, अगर एवरीडे अगर आप टाइम निकाल लें, तब तो आपका जल्दी भी हो जाए और मतलब और भी ज़्यादा मजा आएगा। जो हम लोग वीकेंड में सर करते हैं ना। आप बिजी होते हैं ना, 8 बजे की भी तो क्लास होती है आपकी। हाँ, 8 बजे वाले में तो वही इशू है ना, 8 बजे वाले में दिक्कत है। और उसके बाद मैं कहूँ कि सर 9:30 बजे मेरी ले लो, ऐसे वाली 1-to-1 वाली, फिर तो आप फिर मेरे को हम्म। आपका भी तो देखना है ना सर, थक जाओगे आप भी। 9:30 बजे के बाद तो फिर आप मतलब जवाब ही दे देगा, आप भी दिन भर के थके मांदे रहोगे तो फिर कहाँ से काम हो पाएगा, कोर्ट में भागना बहुत पड़ता है ना। बहुत भागते हैं सर, बहुत हाँ, नहीं भागते हैं। मैं समझता हूँ कोर्ट की भागा भागी, मैं समझता हूँ। सर कल सैटरडे था, मुझे पता है। शाम को 4:30 बजे तक हम वहां बैठे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, बट वो आर्गुमेंट मेरी अच्छी हो गई, सक्सेसफुल हो गई। तो मन को बड़ी सुकून आया। क्लाइंट खुश होकर गया, बहुत अच्छा लगा। वो सर आपकी वजह से, ये थैंक यू मैं फिर बोलती हूँ कि आपने डीवी एक्ट मुझे समझाया कि ऐसे पढ़ना है, और ये चीज ऐसे है। तो सर पढ़ाई का बेनिफिट तो होता ही है, जो मर्जी कह लो। हम्म। चलिए, तो कोई थैंक। दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम लोग अभी अवनेश कुमार के जजमेंट को बढ़िया से डिस्कस करेंगे। तो उसमें 175 बहुत सारा क्लियर हो जाएगा आपका। हाँ जी सर। ठीक है। जी जी जी। चलिए, इसको मैं यहीं से रोक ऑफ कर देता हूँ। जी सर। ठीक है।